Very, very good morning to all my dear friends. Good morning, good morning. Please बैठिए. हाँ प्लीज पेज नंबर 22. पेज नंबर निकालिए 22. पेज नंबर निकालिए 22. क्वेश्चन नंबर illustration is third. Third illustration. Mr. X is a dealer in Delhi. Purchased goods for rupees 10 lakh plus CGST 10, SGST 10. Sold the goods at a profit of rupees 2 lakh. He is not a registered dealer. In this case, tax treatment shall be as given below. Purchase price 10 lakh, CGST 10, SGST 10 12 लाख. लास्ट क्लास में बात की थी इनपुट स्टडी मिलेगा, लेकिन इस केस में नहीं मिलेगा. तो इनपुट स्टडी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, वो आज डिस्कस करेंगे कि कब नहीं मिलता और कब मिलता है. इनपुट स्टडी सीजीएसटी इज नॉट अलाउड. नोट को अंडरलाइन कर लो, नोट को. इनपुट स्टडी हमेशा नहीं मिलता, ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कब मिलता है कब नहीं मिलता. तो डिटेल्ड कंसेप्ट है कब मिलता है कब नहीं मिलता, और बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कब मिलता है कब नहीं मिलता. नॉट अलाउड बिकॉज मिस्टर एक्स इज नॉट रजिस्टर्ड. अब ये रजिस्टर्ड क्या होता है, अनरजिस्टर्ड क्या होता है, ये आज की क्लास में बात होगी. अब अगर टैक्स रेट नहीं मिलेगा तो टैक्स पेड हमारी कॉस्ट में आ जाएगा. 12 लाख कॉस्ट है. इसमें प्रॉफिट ऐड किया 2 लाख, बेचा हमने 40 लाख में. प्रिज्यूम इज रजिस्टर्ड. अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो उसे टैक्स रेट मिलेगा. सेम क्वेश्चन द्वारा देखिए, 10 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 12 लाख. अब टैक्स रेट अलाउड है क्योंकि वो रजिस्टर्ड है. उससे कॉस्ट उसकी बदल जाएगी, ऊपर 12 लाख थी कॉस्ट, यहाँ 10 लाख रह जाएगी. प्रॉफिट 2 लाख, 12 लाख और SGST आगे ऐड कर लेंगे तो टैक्स आएगा. तो एक बार रफली रीड कर लो, फिर पूरा डिस्कशन करते हैं क्या पार्ट है. देखो प्लीज, अब जनरल सिस्टम, अगर मैं कहीं से सामान खरीद के लाऊंगा तो मुझे GST देना है, CGST SGST. और जब मैं इस सामान को बेचूंगा तो मुझे GST लेना है. GST देना भी है, GST लेना भी है, जनरल सिस्टम. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता. फिर दोबारा देख लो, मेरी दुकान है नीचे, ब्रेक में आ जाना, कॉफ़ी वगैरह लेना हो, चॉकलेट टॉफ़ी मेरी दुकान से लेना, ठीक है. तो जो भी सेलर है वो बायर भी होगा. कहीं से खरीद के तो लाऊंगा मैं चॉकलेट टॉफ़ी. जब खरीद के लाऊंगा तो वहाँ GST दे के आऊँगा. फिर वो चॉकलेट टॉफ़ी आपको बेचूंगा. फिर जब आपसे GST लूँगा तो ये जो दे के आया था वो भी आपसे लूँगा, मैं अपनी जेब से क्यों दूँगा. और आप कहोगे डबल GST. इसलिए लास्ट क्लास में गवर्नमेंट ने क्या था, ITC भाई तुम शॉपकीपर जो दे के आए हो इसका टेस्ट ले लेना, और जब बच्चों को बेचोगे खाली एक बार इनसे GST लेना, और जो तुम्हें वापस करना माइनस करके बैलेंस में दे देना. ये कंसेप्ट ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था. तो कुछ बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे, आज की क्लास में आए हैं. तो एनीवे, या तो उन्होंने लेक्चर देख लिया होगा या वो इतने इंटेलिजेंट है कि बिना क्लास अटेंड किए समझ जाएंगे, मैं ये मान के चलूँगा, ठीक है. लेकिन अब इसमें थोड़ा चेंज है. वो चेंज ये है, एक बंदे ने नई दुकान खोली, छोटी सी दुकान. तो गवर्नमेंट ने कहा तुम्हें GST लेना भी है, दे के तो आना ही आना है, लेना भी है. तो उन्होंने कहा क्या रेट लगाऊं. तो उनसे वो तो चार्ट अकाउंटेंट से पूछो क्या रेट लगेगा, वो तो बहुत सारे रेट हैं. तो मैं फिर आपको कहाँ दूँ, वो तो चार्ट अकाउंटेंट से पूछो. PMT 06 भरना ऑनलाइन होगा, वो ऑनलाइन कैसे होता है वो तो चार्ट अकाउंटेंट से पूछो. रिटर्न भरनी होती है, कौन सी भरनी है तो चार्ट अकाउंटेंट से पूछो. कैसे भरनी है चार्ट अकाउंटेंट पूछो. केस स्कूटरी में चार्ट अकाउंटेंट पूछो. तो उन्होंने कहा लाओ फिर पूछ ही लेता हूँ. तो ही वेंट टू चार्ट अकाउंटेंट. उन्होंने कहा जी पूरे साल का पूरी कंसल्टेंसी आपको देंगे, बस आपसे 50,000 रुपये लेंगे, ज़्यादा नहीं. उससे कहा मैं तो पूरे साल में 10-12 हज़ार रुपये अर्न करूँगा, 50 तुम्हें दे दूँगा, दुकान बंद ना कर दूँ. तो वो तुम देख लो, कर दो बंद. तो उससे भाई ये तो GST बहुत बेकार है, तो लोगों की दुकानें बंद करवा देगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही ज़्यादा और हो जाएगी. तो ऐसे करो, तुम्हें GST आगे चार्ज नहीं करना, जाओ तुम्हें माफ़ कर दिया. किसको, जिसकी टर्नओवर 40 लाख तक है उसको कोई GST चार्ज नहीं करना. देखे तो आना है, जहाँ से खरीद के लाएंगे तो उसका काम है, जो हमें बेच रहा है वो चार्ज करेगा, वो करेगा हिसाब किताब, हमें थोड़ा करना है. मान लो आप कोई सामान खरीदे और आपसे कोई GST तो हिसाब किताब आपको थोड़ा करना, वो करेगा जिसने लिया है.
तो 40 लाख तक की टर्नओवर वाले को जीएसटी चार्ज नहीं करना होता, देना तो होता है, आगे चार्ज नहीं करना होता है। और अगर 40 लाख क्रॉस कर जाए टर्नओवर तो उससे आ जाओ हमारे पास। हमारे पास कहाँ, वही साइट जो लास्ट क्लास में खोली थी, आ जाओ हमारे पास, मतलब वो साइट ओपन कर लो और साइट ओपन करके रिपोर्ट करो कि तुम्हारा 40 लाख क्रॉस हो गया। रिपोर्ट करने का तरीका क्या होता है, डिमांड 1 फॉर्म का नंबर है REG1। आप REG1 डिमांड करना तो हम समझ जाएंगे तुम कोई नए पर्सन हो और 40 लाख क्रॉस करके हमारे पास आए हो, ये फॉर्म मांग रहे हो। इस फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, डिटेल फॉर्म है ये REG1। REG स्टैंड फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन मतलब आपको बताना पड़ेगा, सारे पर्टिकुलर देने पड़ेंगे, फिर हम आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे। वो नंबर, उस नंबर का मतलब है नाउ यू आर रजिस्टर्ड। और अब आप जो भी सेल करेंगे आपको जीएसटी चार्ज करना है। आप अपनी इनवॉइस प्रिंट करवा लो, इनवॉइस के ऊपर ये नंबर लिखा होना चाहिए। बिना नंबर लिखे जीएसटी चार्ज नहीं करना, ये नंबर लिखा होना चाहिए ताकि बायर को कोई प्रॉब्लम है तो आपकी कंप्लेंट करेगा इस नंबर के साथ में, हमारे पास कंप्लेंट कर देगा, ये नंबर बता देगा, फिर हम अपने आप देख लेंगे कौन है कौन नहीं है। ये नंबर कैसे बनता है, जो हमारा पैन होता है, पैन 10 डिजिट है, 2 डिजिट पहले लग जाएंगी और 3 बाद में लग जाएंगी तो रजिस्ट्रेशन नंबर बन जाएगा। ये जीएसटी का पैन बेस्ड नंबर है। परमानेंट का नंबर बता दो, उसके आगे 2 जोड़ेंगे, पीछे 3 जोड़ेंगे। 2 जोड़ते हैं स्टेट के, दिल्ली का नंबर है 07। पूरे इंडिया की सारी स्टेट्स का सेंट्रल गवर्नमेंट ने नंबर दिया है। 07 का मतलब ये पर्सन दिल्ली के अंदर बिजनेस करता है, कोई भी देख के समझ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर से पता लग जाएगा। मान लो यूपी का नंबर है, बिजनेस कौन पर्सन कहाँ पे कर रहा है यूपी में पता लग जाएगा, इस नंबर से पता लग जाता है। दिल्ली में आप किसी से भी सामान खरीद लेना, सबकी इनवॉइस में पहले लिखा होगा 07, फिर 10 डिजिट उनके पैन के होंगे। उसके बाद 3 डिजिट डिपार्टमेंट और अपने देता है, जिससे पता लग जाता है पर्सन बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है, किस टाइप का बिजनेस कर रहा है, किस टाइप का प्रोफेशन कर रहा है, वो उनका अपना कोड नंबर है, पीछे लगता है। तो जब ये रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा उसके बाद फिर हम जीएसटी चार्ज करेंगे। अब पॉइंट ये है कि जब तक मेरी टर्नओवर 40 लाख हुई नहीं, मुझे तो जीएसटी चार्ज ही नहीं करना, तो क्या मुझे टैक्स क्रेडिट मिलेगा? गौर से बिल्कुल नहीं। डबल टैक्स किधर है? वो तो एक बार आप देके आए हो, आगे चार्ज ही नहीं किया, बात खत्म होगी, आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो जो मैंने टैक्स पे किया गौर से वो आपकी कॉस्ट में आ जाएगा। तो मैं P&L में कितना डेबिट करूँगा गौर से, वो टैक्स को मिला के डेबिट करना, क्योंकि आपको टैक्स क्रेडिट तो मिलेगा नहीं। और आगे सेल करोगे तो आपको चार्ज नहीं करना। 40 लाख क्लोज है रजिस्टर्ड तो उसका ट्रीटमेंट अलग हुआ। उसका इस इलस्ट्रेशन में दोनों का ट्रीटमेंट दे रखा है, एक बार अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड। तो आप आराम से इसको देखो, सारा पार्ट में दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है? एक बार देख लो इसको इलस्ट्रेशन। देखो इसी बात को दूसरे तरीके से बताता हूं मैं। एक क्लाइंट आपके पास आता है, सेम पार्ट है, वैसे दोबारा से रिपीट करूंगा दूसरे तरीके से। इन्होंने कहा मेरी दुकान है, क्या मुझे जीएसटी चार्ज करना है? बोलो क्या कहोगे? तो आप कहोगे कि भाई ये डिपेंड करता है आपकी टर्नओवर पे, आपकी टर्नओवर बताओ। तो उसने कहा कौन से साल की बताऊं? अगर तो ऑलरेडी 40 लाख क्रॉस हो चुका है किसी साल में तो ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड होगा। पहले कभी 40 लाख क्रॉस नहीं हुआ तो करंट ईयर की बात करेंगे कि जी इस साल में 40 लाख। इसने कहा मैं सामान नहीं बेचता, मैं तो सर्विसेज देता हूँ, मेरा तो कोचिंग सेंटर है, मैं तो पढ़ाता हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो आर्किटेक्ट हूँ। सर्विसेज में 40 लाख नहीं है, 20 लाख है। अगर 20 लाख क्रॉस करेगा रजिस्ट्रेशन करवाना सर्विसेज में, और सामान की सेल में 40 लाख है, दोनों में डिफरेंस है। दूसरा, हर स्टेट का 20 और 40 नहीं है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे इस 20 का 10 है और 40 का 20 है, तो ये स्टेट वाइज डिफर कर जाता है। मोस्टली 40-20 है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, सब में 40-20 है। जो छोटी छोटी स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट वाली, उनमें कम है। उसका कारण क्या है? दिल्ली के अंदर बड़े बड़े शॉपकीपर हैं, 40 लाख की टर्नओवर क्या होती है? बहुत सारे लोग 40 क्रॉस कर जाएंगे, तो दिल्ली गवर्नमेंट से 40 वाला नहीं भी देगा तो क्या है, 40 के ज़्यादा वाले बहुत है, वो देंगे हमें टैक्स।
लेकर के पब्लिक से। जो स्टेट्स हैं छोटी छोटी नॉर्थ ईस्ट की, वहाँ सिर्फ एग्रीकल्चर ही है, बिजनेस है ही नहीं, ना मैन्युफैक्चरिंग है ना बड़े बड़े ट्रेड। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो है ही नहीं, अगर हमारे यहाँ 40 लाख कह दिया, 40 के ऊपर वाला तो कोई बचेगा ही नहीं, हमें टैक्स नहीं मिलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा चलो तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम देख लो, तुम 20 की लिमिट कर लो, क्योंकि जहाँ पे होलसेल बिजनेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, वहाँ टर्नओवर आएगी। छोटी छोटी स्टेट्स जहाँ सिर्फ एग्रीकल्चर है, वहाँ टर्नओवर 40 क्रॉस ही नहीं करेगी मोस्टली पीपल की। तो उन्होंने वो ये किया हुआ है। तो इसका सेपरेट चैप्टर है रजिस्ट्रेशन का, ये तो मैं एडवांस में बता रहा हूँ आपको। जब वो चैप्टर आएगा तो अलग से एक एक स्टेट की डिटेल आएगी, इस स्टेट में ये, इस स्टेट में ये, इस स्टेट में ये, एक एक स्टेट का आपको याद करना है। इन जनरल यही है 40-20, बट इट डिफर्स, वो लिस्ट बाद में आएगी। जस्ट अगर कहो तो पेज बता दूं आपको, दिखा दूं जहाँ पे वो लिस्ट है, करेंगे स्टडी बाद में, एडवांस में दिखा देता हूँ कि वो लिस्ट किधर है। बस एक नज़र लगानी है, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना, वो जब चैप्टर आएगा तब स्टडी करेंगे ना। पेज नंबर आ जाओ 151। इसमें टेबल है, देख लो अब आप। मणिपुर सर्विसेज का भी 10, गुड्स का भी 10, मिजोरम दोनों का 10, ऐसे हर एक का अलग अलग है। अरुणाचल प्रदेश सर्विसेज 20, गुड्स भी 20, मेघालय दोनों 20। 11 स्टेट्स के अलावा जो स्टेट्स हैं, अदर रिमेनिंग स्टेट यानी 10 स्टेट के अलावा बाकी सब में 40 और 20 का सिस्टम है, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। 10 स्टेट्स में अलग है, बाकी सारे स्टेट्स में 40 और 20 का सिस्टम है। अब इस चैप्टर को तो रहने दो, वापस वहीं आ जाओ जहाँ हम थे, पेज 22 पे आ जाओ। अब देखो जो इलस्ट्रेशन है, मैं दोबारा लिख के दिखाता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। मैं आपसे पूछता जाऊँगा, लिखता जाऊँगा। मैं अनरजिस्टर्ड डीलर हूँ, आई एम एन अनरजिस्टर्ड डीलर कमिंग टू यू फॉर कंसल्टेंसी। जी मैंने इस साल 10 लाख का सामान खरीदा चांदनी चौक से, पुरानी दिल्ली से, होलसेल मार्केट से। वो मुझसे जीएसटी मांग रहे हैं, क्या मुझे देना है जीएसटी उनको? यस, परचेज पे तो सबको देना है, चाहे आप रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड, या आप कंज्यूमर हो। आप कंज्यूमर हो, आप लाके घर में कंज्यूम करोगे, बेचोगे नहीं, वो तो देना है। क्योंकि जो यहाँ पे सेलर बैठा है उसकी टर्नओवर तो भाई पता नहीं 50 करोड़ की होगी। पुरानी दिल्ली के जो ट्रेडर है उनकी टर्नओवर मत पूछो कितनी होगी, सब बड़े बड़े डीलर वहीं बैठे हुए पुरानी दिल्ली में, बाकी सब वहीं से लेके आते हैं। तो लेगा 10% के रेट पे CGST और SGST। अगला क्वेश्चन, तो क्या फिर मुझे ITC मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ITC किसको मिलता है? जिसने GST दिया भी है और जो लेगा भी। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, दिया भी है और लेगा भी। ITC मिलेगा, वरना डबल टैक्सेशन हो जाएगा। ITC मिलने पर डबल टैक्सेशन रुक जाएगा। जो सिर्फ देखे आया है आगे नहीं लेगा, उसका कोई ITC नहीं है। अगर ITC नहीं है तो मेरी कॉस्ट 10 लाख के 12 लाख, 12 लाख। लास्ट क्लास में ITC था तो 10 लाख थी, 12 लाख। P&L में कितना डेबिट होगा? 12 लाख। तो ITC वाली कहानी, जिसकी मिलेगा ITC उसकी ट्रीटमेंट सारी अकाउंटिंग अलग होगी, इसकी अकाउंटिंग सारी अलग होगी। अब मुझे 2 लाख का चाहिए प्रॉफिट, मैंने इसे बेच दिया कितने में? 14 लाख में। तो क्या मुझे GST चार्ज करना है? नो। अब लेट्स चेंज इट, रजिस्टर्ड डीलर हूँ मैं, वहीं से मैं भी खरीद के लाया हूँ जहाँ से खरीद के लाया, इतना टैक्स मैं भी दे के आया हूँ। क्या मुझे ITC मिल जाएगा? मिल जाएगा। 1 लाख, 1 लाख। मेरी कॉस्ट कितनी आएगी? 10। मुझे प्रॉफिट चाहिए 2 लाख, मैं बेचूँगा 12 लाख में, लेकिन मुझे अब GST चार्ज भी करना है। 10% के रेट पे 1,20,000, मैं बेचूँगा 1,20,000, 1,20,000, 2,40,000, बेचूँगा 14,40,000 में। करेक्ट। अब इसमें पहले इसको डाउट पूछो। रजिस्टर्ड डीलर का ट्रीटमेंट अलग है। क्वेश्चन में एग्जाम में अगर रजिस्टर्ड डीलर का आएगा तो ये वाला ट्रीटमेंट, अनरजिस्टर्ड का आएगा वो वाला ट्रीटमेंट। ठीक है। अब आप कंज्यूमर हैं, एक दिन तो सामान यहाँ से खरीद लाए और एक दिन सामान यहाँ से खरीद लाए। जब यहाँ से खरीद के लाए तो 14 लाख दे के आए, वही सामान यहाँ से 1440, और अब आप इस दुकानदार से लड़ पड़े कि भाई कल तो मैं सामान खरीद के लाया, वो 14 में, तो 1440 में देता है। तो आप लड़ पड़े, आपको लग रहा है मैं ठीक हूँ, मैं वही सामान लाया हूँ, लेकिन रियलिटी क्या है? बीच में टैक्स है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दोनों का प्रॉफिट 2-2 लाख है, दोनों वहीं से लाए हैं, करें क्या? वो टैक्स की प्रॉब्लम है। बीच में टैक्स जो है अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब ये शॉपकीपर कैसे समझाएगा आपको, ये कंज्यूमर को?
कि भाई बीच में टैक्स की बात है, वो कहेगा टैक्स की बात तो इनकी भी है, तुम्हारी नई टैक्स की बात है। अरे भाई उनकी नहीं है, उनकी क्यों नहीं है, समझाओ भी उनको क्यों नहीं है। वो कहेगा तो अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड क्या होता है, कि पता नहीं क्या होता है, तू यार सामान यार जा उसी से ले ले जा। अब जब ये 14 में बेच रहा है, अब दूसरा एस्पेक्ट, ये दुकानदार सोच रहा है मेरे तो सारे कस्टमर गए, ये तो 14 में बेच रहा है, ये गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, मुझे कह रहे हैं लो, उसको कह रहे हैं मतलब। मुझसे हम आपको ये कह रहे हैं जो बेचारा छोटा दुकानदार तो बड़ा है ना, छोटे को भी तो चलाना है, बड़े के पास तो बहुत तरीके हैं, छोटे वाले को हमारी सपोर्ट है। थोड़े बहुत तुम्हारे कस्टमर चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी बेचारे को काम चलाने दो। तो 40 लाख के पीछे पर्पज़ क्या है, छोटे आदमी की हेल्प करना। 3 लाख तक की इनकम वाले को टैक्स नहीं देना, क्यों, वही पर्पज़ है, अमीरों का गरीबों का डिफरेंस ख़त्म करना है। बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडियन सोसाइटी इज ए सोशलिस्टिक सोसाइटी, अमीर गरीब का डिफरेंस गवर्नमेंट को ख़त्म करना है। कैसे, गरीबों की हेल्प करो, अमीरों की हेल्प मत करो। अब आ जाओ बिजनेस टेक्निक। आप चार्ट अकाउंटेंट है, ये आपके पास बैठा हुआ बंदा ये कह रहा है मेरे कस्टमर जा रहे हैं, तो सीए क्या एडवाइस देगा, जाने दो, क्या करूं, मुझे क्या पता। सिर्फ से तरीका बताता हूँ, प्रॉफिट मार्जिन कम कर लो। अरे 2 लाख का प्रॉफिट ना लो, 1.5 लाख का ले लो, तो टैक्स लगने के बाद भी तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। प्रॉफिट घटा लो, वो तो अपने हाथ की बात है। तो कोई शॉपकीपर ऐसे चलेगा, कोई ऐसे चलेगा, कोई इसमें प्रॉफिट मार्जिन को कम कर लेगा, कोई कुछ करेगा, कोई। इसीलिए कोई प्रोडक्ट खरीद लो मार्केट में, हर दुकान के ऊपर रेट डिफरेंट मिलेगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी फैक्टर। टैक्सेशन का फैक्टर भी है और प्रॉफिट मार्जिन का फैक्टर भी है। तो एक दुकानदार की पॉलिसी है प्रॉफिट कम कर लो, सेल बढ़ जाएगी, ग्राहक ज़्यादा आएंगे, चलने दो। दूसरा कह रहा नहीं मैं प्रॉफिट कम नहीं करूँगा, कस्टमर कम है तो कम है, वो ऐसे भी चलेगा। इसलिए आप कोई प्रोडक्ट खरीद के देख लो, रेट डिफरेंट निकलेगा, डिफरेंट के पीछे देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, ये आपके सामने है। तो वही बात है जो मैंने यहाँ से रीड की, वही बात मैंने ऐसे बता दी, अब दोबारा फिर रीड कर लो। क्योंकि मार्केट के अंदर आप जब भी सामान खरीदोगे, जीएसटी आपको हर बात का जवाब दे देगा, इनकम टैक्स जवाब नहीं देता। इनकम टैक्स से मार्केट समझ में नहीं आती, क्लास में बैठ के इनकम टैक्स निकालना आता है, रियल लाइफ समझ नहीं आती है। जीएसटी रियल लाइफ समझा देगा आपको, रियल लाइफ का हर एस्पेक्ट समझा देगा जीएसटी आपको। देखो जरा रीड कर। हाँ जी, डाउट पूछो यहाँ तक, स्पेसिफिक डाउट, जनरल डाउट पूछो यहाँ तक, यहाँ तक किसको डाउट पूछो। अब देखो, आपने सामान इससे खरीद के बिल मांगा, क्या इसको बिल देना पड़ेगा? तो जीएसटी लॉ सेज हम कुछ नहीं कह रहे, ये जाने और तुम जानो, इसके ऊपर लॉ कोई एप्लीकेबल नहीं है, इस पे जीएसटी लॉ नहीं लगता। तो ये दुकानदार क्या कहेगा कि भाई मेरे पास छपी हुई इनवॉइस तो है नहीं, ये बायर क्या कहेगा, तो यार खाली कागज़ पे लिख देना, वो खाली कागज़ पे लिख देगा, लेकिन इससे मांगो बिल, इसे देना पड़ेगा। ही कांट रिफ्यूज़, और उस बिल का नाम क्या है, टैक्स इनवॉइस। इस बंदे को देनी पड़ेगी टैक्स इनवॉइस, और टैक्स इनवॉइस में पर्टिकुलर्स क्या होंगे, जो नॉर्मल इनवॉइस में पर्टिकुलर होते हैं वो नहीं। जीएसटी ने बहुत कहानी लिख रखी है, पूरा एड्रेस बताओ सेलर तुम्हारा, रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, बायर का पूरा एड्रेस बताओ, ये सामान कहाँ जाएगा वो भी लिखो, कितनी क्वांटिटी है, कितना रेट है, कितना सीजीएसटी है, कितना एसजीएसटी है, आपके पूरे सिग्नेचर उसके ऊपर होने चाहिए। पूरी लंबी चौड़ी कहानी है टैक्स इनवॉइस। तो इससे मांगने पर इसको देना पड़ेगा। व्हाट
टैक्स इनवॉइस, उसके ऊपर सीरियल नंबर होना चाहिए, रनिंग सीरियल नंबर होना चाहिए। साल के बीच में आप नंबर चेंज नहीं करेंगे, कंटिन्यू होगा। 16 डिजिट तक का नंबर आ सकता है ताकि साल में बदले ना। लेकिन आप अल्फ़ाबेट लगा के नंबर बदल सकते हो। ए अल्फ़ाबेट के 16 डिजिट तक का नंबर ख़त्म हो गया, बी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर लो, सी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर लो, 16 डिजिट तक चलता जाएगा, नंबर ख़त्म नहीं होगा। तो इस पर पूरी रेस्ट्रिक्शन है, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, इसकी मर्जी है। खाली कागज़ में लिख दे ना दे, वो से देखो हम इसको कुछ नहीं कह रहे, ये आपकी आपस की बात है, इसको हम कह रहे हैं, इसको तो देनी पड़ेगी टैक्स इनवॉइस। अब टैक्स इनवॉइस पे भी 4 नंबर का नोट आता है, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा इसमें कितने पर्टिकुलर मांगते हैं। अगर कहूँ तो पेज दिखा दूँ, जहाँ पे लिखा हुआ है पेज दिखा देता हूँ। सिर्फ आप दर्शन कर लो और कुछ नहीं करना। पेज नंबर 248, क्वेश्चन नंबर 3rd, राइट ए नोट ऑन इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, रूल 46, रूल 48। टैक्स इनवॉइस शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर: नेम, एड्रेस, गुड सर्विस टैक्स, आइडेंटिफाइड नंबर ऑफ द सप्लायर रिसिपिएंट, सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ इशू, description of goods, services, quantity, value, discount, rate of GST, amount of GST, HSN code, place of supply along with name, etc. etc. देख लो जल्दी, ठीक है। वापिस आ जाओ। देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, हम कुछ भी बात करेंगे तो कुछ पार्ट आगे का होगा जिसका रेफरेंस बीच में आएगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताते चला जाऊंगा। जब 10-15 क्लास निकल जाएंगी फिर आगे का रेफरेंस नहीं आएगा, फिर पीछे का आएगा। फिर मैं आपको कहूँगा वो जो मैंने बताया था आपको 6 क्लास पहले, वो आप बताओ मैंने क्या बताया था, वो फिर मैं आपसे पूछूंगा। अभी तो आपके मज़े हैं, अब तो मैं आगे का दिखा दूँगा आपको, आप कहोगे ठीक है। अभी मेरे पास आपसे पूछने के लिए कुछ नहीं है, ज़रा 10-15 क्लास निकलने दो, फिर बार बार मुझे आपसे पूछना पड़ेगा वो हमने पहले किया था, वो क्या किया था, उसमें क्या था। देखो अब इसमें दोबारा डाउट देखो, पहले यहाँ तक, इतने बार तक डाउट। अब बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, सॉल्व करके देख लो। सेम प्रेजेंटेशन करना है, सेम सब कुछ करना है। Mr. X is a dealer in Delhi. And he has purchased goods rupees 10 lakh plus GST 10% plus SGST 10%, and sold the goods at a profit of 30% on cost. The rate of CGST same 10 and SGST 10. Compute ITC, output tax, net tax in 2 situations. One is he is unregistered. अदर इज ही इज रजिस्टर्ड। ठीक है, सेम क्वेश्चन करके देख लो, सॉल्व। बुक ओपन कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा प्रेजेंटेशन मिला के करना, वरना प्रेजेंटेशन उल्टा सीधा हो जाएगा, और एक बार उल्टा हो गया फिर सीधा करने में बहुत टाइम लगता है।
हाँ जी प्लीज़ बोलिए डाउट्स यहाँ तक, इतने पार्ट तक डाउट बोलो। तो टैक्स क्रेडिट किसको मिलेगा? रजिस्टर्ड डीलर को, अनरजिस्टर्ड को नहीं मिलेगा। रजिस्टर्ड डीलर मीन्स व्हाट? जिसकी गुड्स की सेल की टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर गई हो, या सर्विसेज में ग्रॉस सिर्फ 20 लाख क्रॉस कर गई हो, क्रॉस करते ही उसकी ड्यूटी है वो जाए जीएसटी डिपार्टमेंट। जीएसटी डिपार्टमेंट मतलब कहाँ? जीएसटी पोर्टल, और जाकर के डिमांड करे एक फॉर्म, कौन सा? REG-1। याद रखना, आर्टिकलशिप में जो भी क्लाइंट आपके पास आएगा उसका जब आप करवाओगे रजिस्ट्रेशन तो पोर्टल पे डिमांड करना फॉर्म कौन सा? REG-1। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है REG-1। REG स्टैंड्स फॉर रजिस्ट्रेशन, और ये डिटेल्ड फॉर्म है, काफ़ी पेजेस का है, पूरी हिस्ट्री पूछ लेंगे, ये बताओ, वो बताओ, वो बताओ, वो बताओ, वो बताओ, वो बताओ। उसके बाद कहेंगे ठीक है, एग्रीड, योर रजिस्ट्रेशन इज डन, टेक दिस नंबर। उस नंबर को क्या बोलते हैं? GS-TIN, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, GS-TIN, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर GS-TIN। कितने डिजिट का है ये? 15। पहले 2 स्टेट का कोड, दिल्ली का 07, फिर 10 परमानेंट अकाउंट नंबर, उसके बाद 3 गिवन बाय द डिपार्टमेंट, उनके अपने नंबर है 3, 15 डिजिट का है, इसलिए इसको बोलते हैं पैन बेस्ड। पैन से ये नंबर बना देंगे। उसका फ़ायदा ये है, गवर्नमेंट ने क्या किया, मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा मारेगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे कहेगा तुम्हारा जो है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, और जीएसटी डिपार्टमेंट को ही बुला लेगा, भाई तुम भी आ जाओ। जिसने चोरी की होगी सारे टैक्स की होगी, एक की नहीं की होगी। और अगर जीएसटी डिपार्टमेंट छापा मारेगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहेगा तुम भी आ जाओ। जिसे चोरी करेगा वो सारी टैक्स की करेगा, जो नहीं करेगा किसी की नहीं करेगा। तो ये कनेक्ट कर रखा है। धीरे धीरे इंडिया में जितने भी नंबर है वो गवर्नमेंट सब आपस में कनेक्ट कर रही है। जैसे आधार से लिंक कर दिया, मोबाइल नंबर से लिंक कर दिया, ये सारे आपस में लिंक हो जाएंगे। जिसका एक नंबर पता लगा दूसरा अपने आप पता लग जाएगा। और इससे आधार लिंक है, आधार भी इससे लिंक है। जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आधार नंबर मांगते हैं, तो यानी जो बंदा एक बार पकड़ में आ जाएगा वो सारे डिपार्टमेंट उसको पहचान लेंगे एक बंदा कौन है, सब आपस में लिंक है। इसका मोबाइल नंबर वही नंबर देना पड़ेगा जो पैन में दिया हुआ, नंबर नहीं बदल सकते। और मेल आईडी वही देनी पड़ेगी जो वहाँ दी हुई है। उसको पहले वेरीफाई करेंगे, OTP से वेरीफाई करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा। पैन को भी वेरीफाई करेंगे, और वहाँ जो नंबर दे रखा है मोबाइल नंबर, मेल आईडी वही यहाँ देनी पड़ेगी, सेम चलेगा। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में आएगा, मैं तो एडवांस डेटा दे रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सारा डिटेल में आएगा, एग्जैक्ट पूरा प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का, लेंथी प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, डाउट यहाँ तक बोलो पहले, इतने बात थे पहले के डाउट, देखो अब आगे। अच्छा एक बात और बताता हूँ मैं आपको। देखो मैं सामान खरीद के लाया 50 लाख का, साथ में CGST SGST ये तो लगेगा 10% लगा दिया मैंने। कहीं पे 2.5 + 2.5 है, कहीं 5 + 5 है, कहीं 6 + 6 है, कहीं 9 + 9 है, कहीं 12 + 12 है, कहीं 14 + 14 है। मैक्सिमम हो सकता है 20 + 20, इससे ज़्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर नहीं दी। हाईएस्ट नहीं हो सकता है अभी, लेकिन हाईएस्ट 14 + 14 चल रहा है। ठीक है, 60 लाख। अब मैंने प्रॉफिट ले लिया 20 लाख का और सामान सारा बेच दिया। क्या रजिस्ट्रेशन करवाना है? 80 लाख का सामान बेचा है, 40 से तो ज़्यादा है ना। क्या रजिस्ट्रेशन करवाना है? इस बंदे ने 2 नंबर में बेच दिया। 1 नंबर में बेचा 30 लाख, 2 नंबर में बेचा 50 लाख। 2 नंबर वाला तो विजिबल नहीं है, तो क्या रजिस्ट्रेशन करवाना है? नहीं। तो मोस्ट ऑफ दी पब्लिक ये करेगी, और मोस्ट ऑफ दी पब्लिक ये कर रही है। अब ये आ गया आपके पास, आप बोलो क्या कहोगे, रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं करवाना? आप कहना भाई इसकी तो हमसे बात मत कर, ये तो नज़र ही नहीं आ रहा ना, क्यों बता रहे हैं हमें, हम तो इसकी बात करेंगे, नहीं करवाना आपको। तो ऐसे तो फिर ये कभी करवाएगा ही नहीं, ये तो हमेशा ऐसे बेचता रहेगा। तो क्वेश्चन ये होगा कि ऐसे लोगों को फिर डिपार्टमेंट पकड़ता कैसे है। तो मैं उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आगे आएगा, क्या डिपार्टमेंट किसी पर्सन का स्यू मोटर रजिस्ट्रेशन कर सकता है? उसने तो रिक्वेस्ट किया ही नहीं रजिस्ट्रेशन के लिए,
जीएसटी ऑफिसर आके उसने कहा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन मैंने कर दिया, जाओ स्यू मोटर रजिस्ट्रेशन। क्या स्यू मोटर रजिस्ट्रेशन कर सकता है? उसमें क्या आता है? उसमें ये आता है, जब ये जीएसटी ऑफिसर आएगा तो ये कहेगा भी जो सामान तुम्हारी दुकान में बचा हुआ है, चाहे 100 रुपये का बचा हो चाहे 1000 का, उसका बिल दिखाओ जहाँ से तुम खरीद के लाए। वो बिल हर एक को दुकान में रखना जरूरी होता है, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। अब वो बिल जो उसने दिखाया तो उसमें और सामान भी तो हो गए ना, इकट्ठा सारे सामान का बिल था, तो जो जो सामान थोड़े थोड़े बचे थे सबके बिल मांग लिए और ओरिजिनल बिल सारे इतने अमाउंट के बिल हाथ में लग गए, थोड़े बहुत कम कर लो। तो जीएसटी ऑफिसर कहेगा भाई सामान तूने कितने का खरीदा था भाई? 60 लाख का, चलो थोड़े बहुत बिल छुपा लो 50 लाख का। और तुम्हारी दुकान में अभी सामान बचा कितने का है? 5 लाख का, सपोज 5 लाख का बचा हुआ है, तो बाकी किधर है? तुम तो कह रहे 30 लाख में बेचा है भाई। 50 लाख का तूने खरीदा, बिल 50 के हाथ लग गए, 60 के बजाय 50 के लग गए टैक्स मिला के, 5 का बच गया, 45 का बिक गया ना। और तुम कह रहे हो 30 लाख में बेचा है और सामान है नहीं, सामान किधर गया? दैट इज हाउ द पर्सन विल बी कॉट। क्योंकि इसमें जो बुक्स बनानी है उसके अंदर स्टॉक रजिस्टर कंपलसरी है, जब भी खरीदोगे एंट्री करो, जब बेचोगे एंट्री करो। तो यानी जो 50 लाख का सामान बेचा है इसकी एंट्री स्टॉक रजिस्टर में नहीं है। तो अगर कोई थोड़ी बहुत हेराफेरी करेगा चल जाएगा, 30 लाख ये 12-13 लाख 2 नंबर में बेच दिया चल जाएगा, इस लेवल पे आगे नहीं बच सकते। तो यहाँ पे जो मैं कह रहा था सीए ने कहा इससे हमें क्या मतलब? नो, सिविल से इससे भी मतलब है। ये क्या काम कर रहे हो तुम? किसने कहा तुम्हें काम करने के लिए? उल्टे काम कर रहे हो। कल को आगे चेक कर लिया फिर क्या करोगे? कैसे एक्सप्लेन करोगे कहाँ गया सामान? वो तो छोटा मोटा सामान होता है, 2, 4, 5, 10% 2 नंबर में निकाल दो, बाकी 1 नंबर में। ऐसा नहीं करना। और आप उसको रिपोर्ट करो। और अगर इसने रिपोर्ट नहीं किया, सीए के पास ये गया ही नहीं, और जीएसटी ऑफिसर आ गया तो जीएसटी ऑफिसर ही चेकिंग करेगा सारी, और चेकिंग करके कहेगा यू स्टैंड रजिस्टर्ड हियर, कंपल्सरी रजिस्टर मैंने आपको कर दिया। स्यू मोटो बोलते हैं उसको। कंपल्सरी तो उसको बोलते हैं 40 लाख के ऊपर जाओगे कंपल्सरी है, और 40 से पहले ही चले गए वो वॉलंटरी है। जैसे मान लो मेरी टर्नओवर तभी 15 लाख है, मुझे तो करवाना नहीं है, लेकिन मैं तो करवाऊँगा, उसे करवा लो, हमें क्या एतराज़ है? हम तो तुम्हें मना कर रहे हैं अभी, क्यों जीएसटी के चक्कर में पड़े? मैंने कहा नहीं मुझे पढ़ना है, उसे पढ़ जाओ, फिर वॉलंटरी है वो। और 40 करोड़ हो गया कंपल्सरी है। ये वॉलंटरी कंपल्सरी नहीं है, जीएसटी ऑफिसर आएगा। ये कौन सा है? स्यू मोटो। डिपार्टमेंट ने अपने आप उठा के रजिस्टर कर दिया। कब करता है? जब ऐसी बात हो तो मतलब थोड़ी बहुत हेरा फेरी चल जाएगी। क्लाइंट को समझाना है भाई थोड़ा बहुत, ज़्यादा मत करियो, क्या पता फंस जाए। बच जाएगा तेरी किस्मत है, फंस भी सकता है। फिर इसमें एक और सेक्शन है कि जब आप उसका स्यू मोटो करोगे तो जितना आपको लगता है उसने सेल की है विदाउट बिल, इसके ऊपर आप अपने हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर लो और उसको नोटिस दे दो, इतना टैक्स देना पड़ेगा उसे। अब ये कहेगा मैंने तो आगे चार्ज ही नहीं किया, चार्ज नहीं किया तो तुम्हारी गलती है, क्यों नहीं चार्ज किया? करना था तुमने। जितना रीजनेबल होगा उतने का नोटिस बना के दे दो, टैक्स देगा, ऊपर से पेनल्टी और लगा दो, टैक्स प्लस पेनल्टी। पेनल्टी का पार्ट सिलेबस में नहीं है, पेनल्टी कितनी लगती है कैसे लगती है वो पार्ट नहीं करेंगे, बस सिंपली बात कर लेंगे, हाँ पेनल्टी लग जाएगी जो भी होगी, ठीक है। तो यहाँ तक अब डाउट देख लो आप। इसमें किसी को लगता है कि कोई कन्फ्यूजन है, डाउट पूछो आप। मैं बता रहा हूँ आपको जीएसटी पूरी दुनियादारी सिखा देगा आपको, इनकम टैक्स नहीं सिखाता, ये जीएसटी सिखाता है। कंप्लीट पूरी मार्केट सिखा देगा आपको जीएसटी। अभी तो दूसरी क्लास ही है, एंड तक देखो हर चीज़ आएगी, हर टाइप का बिजनेस क्लास में डिस्कस होगा, ठीक है। चलें आगे। चलिए, जब स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन आएगा तो मुझे ज़्यादा नहीं बताना पड़ेगा, आप समझ जाना। स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन का चैप्टर आएगा तो बहुत ज़्यादा नहीं बताना पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। टैक्स इनवॉइस की बात आएगी, बहुत ज़्यादा नहीं बताना पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे हर क्लास में 8-10 टॉपिक आगे के आएंगे, छोटा छोटा रेफरेंस, छोटा छोटा रेफरेंस। इनपुट टैक्स क्रेडिट अनरजिस्टर्ड को नहीं मिलता, रजिस्टर्ड को मिलता है, पूरा चैप्टर है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा चैप्टर है, 5 क्लास का चैप्टर है, उसमें आएगा ये पार्ट, उसका ही छोटा सा पार्ट है, उसमें और बहुत डिटेल है। इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा, उसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। वो स्टडी करने के बाद समझ में नहीं आता किस में मिलेगा किस में नहीं मिलेगा। तो कॉमन मैन के तो बस की बात ही नहीं, उसको सी के बाद जाना ही पड़ेगा, बिना सी के समझ में नहीं आएगा किसका मिलेगा किसका नहीं मिलेगा। और सी के ऑफिस में भी आधी जगह मिस्टेक हो जाती है, नहीं लेना था ले लिया, लेना था नहीं लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जीएसटी ऑफिसर को खुद को नॉलेज नहीं है किसका मिलेगा किसका नहीं मिलेगा। चेक करने वाले को खुद को ही नहीं पता, वो खुद ही पूछने लग जाते हैं, अच्छा इसका नहीं मिलेगा, अच्छा इसका मिलेगा।
बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर नॉट क्लियर, वो आएगा अभी चैप्टर। देखो अब देखो इसके आगे, यहाँ तक इसको डाउट? पेज नंबर आओ 22, इलस्ट्रेशन 4। एबीसी में परचेज रॉ मटेरियल 7 लाख प्लस CGST 10, SGST 10, प्रोसेसिंग चार्ज 3 लाख, प्रॉफिट 40% ऑन कॉस्ट, एंटायर प्रोडक्ट वाज सोल्ड, CGST 10, SGST 10। उसके बाद कंप्यूट ITC, आउटपुट टैक्स, नेट टैक्स, ऑल्सो अमाउंट फॉर विच प्रोडक्ट इज सोल्ड, registered in GST, unregistered in GST. Computation net tax liability of ABC Limited, CGST 10, SGST 10, input as credit, उसके बाद cost, processing, profit, transaction value वगैरह वगैरह। तो ये तो सेम ही क्वेश्चन है ना, एक बार देख लो, आप रीड करके देख लो, तो सेम ही बना ना। जितने में प्रोडक्ट बेचा वो अमाउंट बताना है और जो टैक्स है वो बताना है। ये और ये सेम ही है। इलस्ट्रेशन 3 ट्रेडिंग वाले का था, इलस्ट्रेशन 4 मैन्युफैक्चरिंग वाले का है, कॉन्सेप्ट इज द सेम। हाँ जी, किसको डाउट है देख लो, सेम ही है। ये इलस्ट्रेशन 9 तक सब मिलते जुलते ही हैं, सेम है। पेज 28 पर इलस्ट्रेशन 9 है, 9 तक, यानी ये घर पे प्रैक्टिस के लिए, आपके लिए प्रैक्टिस ऐसे नहीं करनी कि आप नीचे रीडिंग लेना शुरू कर दो। प्रैक्टिस के अंदर रजिस्टर पे सेपरेट आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके फिर आंसर को मिलाना, वरना अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। रीडिंग मत लेना, इनको सबको घर पे प्रैक्टिस करना आपको, इलस्ट्रेशन 9 तक। अब यहाँ तक पहले डाउट पूछो, फिर अगले पेज से नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक पहले किसी को बेसिक डाउट है, कुछ और डाउट है, पूछो। ठीक है, आओ पेज नंबर 30 पर, यहाँ से सेपरेट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 30 पर इंटर स्टेट सप्लाई, जो पहले जो क्वेश्चन थे ना, उनमें सेलर और बायर सेम स्टेट में थे। अब सेलर किसी स्टेट में है, बायर किसी स्टेट में है, वो इंट्रा स्टेट थी, ये इंटर स्टेट है। इसमें IGST लगेगा, लास्ट से मैंने बताया था। इंटर स्टेट पे क्या लगेगा? IGST। मिस्टेक से डीलर रजिस्टर्ड इन GST, परचेज गुड्स फ्रॉम हरियाणा। पहले दिल्ली वाला दिल्ली से खरीद रहा था, अब दिल्ली वाला हरियाणा से खरीद रहा है, 10 लाख प्लस IGST। IGST, CGST, SGST का टोटल होता है, यानी 12 लिखा है यहाँ, तो समझ जाना आप CGST 6 है और SGST 6 है, दोनों को मिला करके बना ये 12। कौन सी गवर्नमेंट को देना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। जिस स्टेट का जितना हिस्सा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसका हिस्सा हम अपने आप दे देंगे, तुम बीच में मत आओ। क्यों ना आए हम बीच में, उसका रीजन मैं भी बताऊंगा क्यों ना आए। सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, चार्ज CGST 9, SGST 6 एंड 6। देखो परचेज 10 लाख, IGST 120, ITC में मिल जाएगा, IGST का भी मिलेगा, उसका मिलेगा। कॉस्ट 10 लाख, एड प्रॉफिट 11 लाख। अब हमने बेचा दिल्ली में है, हम बेचेंगे तो CGST SGST अलग अलग चार्ज करेंगे। उसके बाद आउटपुट टैक्स है, CGST, उसमें से एडजस्ट कर लिया ITC IGST का, फिर SGST एडजस्ट कर लिया ITC, नो मल्टीपल नो कास्ट पे। तो रफली एक बार देख लो, फिर डिस्कस करते हैं एक बार। देखो अब इसको समझते हैं पूरी बात को। सेलर बायर दोनों दिल्ली में, तो कौन सा लगेगा?
CGST एंड दिल्ली GST। बायर सेलर दोनों यूपी में, कौन सा लगेगा? CGST एंड यूपी GST। ठीक है, सेंटर वाला सेंटर को मिलेगा आधा हिस्सा दिल्ली को, सेंटर वाला सेंटर को आधा हिस्सा यूपी को। यानी सेंटर को तो पूरे इंडिया में कहीं भी बिक जाए आधा हिस्सा मिलेगा, बाकी आधा स्टेट्स को। यूनियन टेरिटरी है तो उसको। ये पार्ट तो वो था अभी जो हमने डिस्कस कर लिया। अब सेल यहाँ से हुई है और बायर यहाँ है, सेलर इधर बायर इधर। तो मैंने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा तुमने क्या लेना तुम हमें दे दो, नहीं हमें लेना है। हमने कहा नहीं, बताओ कौन सी स्टेट को दोगे, आप बताओ किसको मिलना चाहिए, दिल्ली को कि यूपी को। यहाँ से सामान यहाँ बिका, आधा तो सेंटर का बचा, आधा पूछ रहा हूँ दिल्ली का कि यूपी का। कितने स्टूडेंट लगता है दिल्ली का, कितने स्टूडेंट लगता है यूपी का? तो बहुत सारे बच्चों ने तो हाथ ही नहीं खड़ा किया। तो कितने स्टूडेंट लगता है किसी का नहीं है जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया? दोबारा सुन लो, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ उसका कोई कारण है। मतलब आप कुछ ना कुछ आंसर जरूर देना, साइलेंट नहीं। सीधी बात है, दो ही तो ऑप्शन है, चार ऑप्शन का है, या तो इसका है या इसका है। ठीक है, अगर मैं पार्थ से डील कर रहा हूँ या तो मेरा या पार्थ का है, तीसरा तो कोई है ही नहीं ना बीच में। तो आपको सिर्फ ये दिमाग लगाना है ये इसका है कि इसका है। कारण क्या, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ बिना बताए, फिर मैं बताऊंगा मैंने आपसे क्यों पूछा। अब बताओ कितना स्टूडेंट लगता है दिल्ली का है, कितना स्टूडेंट लगता है यूपी का है? यूपी में कोई नहीं। हिंट देता हूँ मैं, योगी आदित्यनाथ का नाम सुना है? जानते हो कितना स्ट्रिक्ट है? उन्होंने कहा ये बताओ पैसा कहाँ से गया था? बायर ने दिया ना, तो कहाँ से गया था? यूपी से। अरे जब पेमेंट हम दे रहे हैं तो टैक्स हम नहीं लेंगे, पेमेंट हम दे रहे हैं टैक्स तुम ले लोगे। हिंट दे रहा हूँ मैं, बात सही लगी कि नहीं लगी? हु हैज मेड द पेमेंट? यूपी। हु विल टेक द टैक्स? यूपी। लॉजिकल है कि नहीं है? अरे पेमेंट हमने दिया, यूपी वालों ने दिया, तो टैक्स किसका? यूपी का। यूपी में कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा, बेसिकली यूपी को ही मिलेगा ये। दिल्ली का कोई राइट नहीं बनता। दिल्ली का टैक्स इस बात का, पेमेंट हमने दिया, कंज्यूम हमने किया, तुम्हारा प्रोडक्ट हमने खरीदा, तुम्हें हमारा एहसानमंद होना चाहिए, तुम्हारा सामान खरीदा। एवरी कस्टमर कैन टेल टू द शॉपकीपर तुम्हारा सामान खरीद रहा हूँ, यू शुड बी हैप्पी कि मैंने तुम्हारा सामान खरीदा। तो दिल्ली शुड फील ऑब्लाइज्ड, यूपी वाले सामान खरीदते हैं। अब आ जाओ दिल्ली की बात। दिल्ली गवर्नमेंट से प्रोडक्ट कहाँ बना? दिल्ली में। इंफ्रास्ट्रक्चर किसका यूज हुआ? दिल्ली का। पानी किसका यूज हुआ? दिल्ली का। रोड किसके? दिल्ली के। इलेक्ट्रिसिटी किसकी? दिल्ली की। पूरा पोल्यूशन कहाँ फैला दिया? बनाने में, दिल्ली में। क्यों नहीं बनेगा हमारा टैक्स? तो मेरा पर्पज़ ये था कि जब भी मैं पूछता हूँ तो क्लास हमेशा डिवाइडेड होती है 50-50, पर आप 50-50 हो ही नहीं, अब सारे दिल्ली के हो गए। उसके बाद फिर मैं कुछ बताता। अब मान के चलो मैंने आपसे पूछा और आप 50-50 हो गए, ताकि मैं आगे की बात बता सकूँ, मैं बता नहीं पाऊंगा। तो मान लो आपका ओपिनियन है आधे बच्चों का ये, आधे बच्चों का ये। जो मैंने हिंट दिया उससे भी दोनों का क्लेम सही आ रहा है। सही आ रहा है नहीं आ रहा? इनका भी आ रहा है। अब आ जाओ गवर्नमेंट की। वो से भाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा ये किसका है। ऐसे करो दोनों लड़ लो, हमारी बस की बात नहीं है। तो ये सबसे पहले कहानी 1947 में आई, मैं वहाँ से बताता हूँ आपको, 47 से। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया, कोर्ट ने कहा ये राइट इनका है, इनको मिलेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इनका यूज हुआ, पोल्यूशन यहाँ हुआ, सब कुछ इनका हुआ, ये इनको मिलेगा। इट कंटिन्यूड 1 जुलाई 17 तक कंटिन्यूड। जीएसटी में सारा उठा के उल्टा कर दिया, उन्होंने कहा नहीं इनको मिलेगा, ये सिस्टम बदल गया। तो जब इनको मिलता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन बेस्ड, जहाँ से गुड स्टार्ट हुई। 4 नंबर का नोट आता है, डिस्कस जीएसटी इज ओरिजिन बेस्ड, इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड। वेदर जीएसटी इज ओरिजिन बेस्ड और डेस्टिनेशन बेस्ड, तो क्या कहेंगे? डेस्टिनेशन बेस्ड, जहाँ पे सामान जाएगा वो स्टेट को मिलेगा। प्रायर टू जीएसटी इट वाज डेस्टिनेशन बेस्ड, बट इन जीएसटी इट वाज मेड डेस्टिनेशन बेस्ड, पहले ओरिजिन बेस्ड था। क्यों? क्योंकि लॉजिकली दोनों सही हैं। तो उस समय रिजर्व बैंक, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अब वो पुराना लॉ ख़त्म हो गया, अब आया जीएसटी, नया लॉ बनाना है। अभी कोर्ट तो बीच में आया ही नहीं, कोर्ट तो लॉ बनने के बाद आएगा, जब लॉ बन जाएगा डिस्प्यूट होगा तब कोर्ट बीच में आएगा।
अगर अब डिस्प्यूट कर दे दिल्ली गवर्नमेंट हमारा है, फिर मैटर जाएगा कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट बताएगा किसका है। तो अब तो नया लॉ बनना था, पार्लियामेंट ने कहा लॉ बनाओ, सीधा इनको दिलाओ जहाँ से जा रहा है। तो अब ध्यान रखना, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड, या इसी को बोलते हैं कंजम्पशन बेस्ड, जहाँ पे कंज्यूम हुआ ये कंजम्पशन बेस्ड। कंजम्पशन बेस्ड और डेस्टिनेशन बेस्ड एक ही बात होता है, ओरिजिन बेस्ड डिफरेंट होता है। इज दैट क्लियर? कौन सा है ये? डेस्टिनेशन बेस्ड या कंजम्पशन बेस्ड। इनको मिलता तो कौन सा था? ओरिजिन बेस्ड, जहाँ से ओरिजिन हुआ। अब यहाँ से यहाँ सेल हुआ, तो इस डीलर ने कहा सेलर ने, अरे क्या प्रॉब्लम है, क्लियर है ना यूपी का, मैं ले लेता हूँ, आधा सेंटर का आधा यूपी का, आधा यूपी को दे दूँगा। आईजीएसटी क्यों, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों, मैं खुद ही दे दूँगा। करेक्ट और नॉट? पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आपको। लॉजिकल बात है तो यस कहो, इलॉजिकल है तो नो कहो। ऐसा नहीं ना लॉजिकल समझ आई ना इलॉजिकल, लॉजिक में साथ साथ दे रहा हूँ ना। ये सेलर कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट तुम बीच में कहाँ से आए, बिल्लियों की लड़ाई में बंदर कहाँ से आया। आपस की लड़ाई अपने आप सुलटा लेंगे हम, मेरी और पार्थ की लड़ाई है, आप लोगों का क्या काम, हम निपटा लेंगे आपस में, हम आपस में निपटा लेंगे, दोनों समझदार है। जब हमने आपको बुलाया नहीं तो आप क्यों आओगे? आपस की लड़ाई है, निपटाएंगे, निपटा लेंगे आपस की लड़ाई। टैक्स लेके यूपी को देना तो दे तो रहे हैं, आप बताओ क्या ये सही वे आउट नहीं है? टैक्स लेके बाहर से यूपी गवर्नमेंट को दे दो, यूपी गवर्नमेंट का सेंटर को दे दो। बोलो या सुनो, कितना समय लगता है करेक्ट है, कितना समय लगता है करेक्ट नहीं है? क्यों भाई करेक्ट क्यों नहीं है? भाई देखो यूपी का टैक्स है, यूपी को ही मैं दे रहा हूँ, तो करेक्ट क्यों नहीं है? इसमें क्या गलत है? हाँ जी, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा है, वो कह रहा है दे दूंगा, देगा नहीं, अपने पास रख लेगा। और यूपी वाला कहाँ ढूंढेगा इसे, दिल्ली में कहाँ गया? क्योंकि कोई भी स्टेट अपना टैक्स कलेक्ट करने की परमिशन उसी को देती है जो उस स्टेट में रहता हो। दूसरे स्टेट वाले को कोई और स्टेट कभी परमिशन नहीं देती, बिकॉज दे से अगर तुमने नहीं दिया भाई तो क्या करेंगे, तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे? जबकि दिल्ली में बेचो, दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है ले लो, क्यों? क्योंकि REG 1 के अंदर तुम्हारी सारी कहानी भर रखी है हमने, तुम्हारा पूरा एड्रेस है, कन्वेंस डीड है, रेंट एग्रीमेंट है, आधार है, घर का एड्रेस है, जाओगे कहाँ? छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हमें। लेकिन यूपी वाले ने दिल्ली वाले को कह दिया, और दिल्ली का एड्रेस है, यूपी वाला कहाँ हुआ है? यूपी वाले कहेंगे हम तो यही करते रहेंगे, चलो आज पंजाब ढूंढ के लाए, आज दिल्ली ढूंढ के लाए, आज हम नहीं देंगे तुम्हें परमिशन। जब पहले ये ओरिजिन बेस्ड था तब ये ठीक था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा हमें मिलना है, अलाउड, ले लो आप। अब ये जो इन्होंने डेस्टिनेशन बेस्ड कर दिया, उससे प्रॉब्लम आ रही है। ये स्टेट दूसरी स्टेट वाले को कभी परमिशन नहीं देगी। अगर मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ, सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट ही मुझे परमिशन देगी और किसी स्टेट की गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आई कि भाई मेरा और पार्थ का तो झगड़ा निपट ही नहीं रहा है, फिर आप लोगों ने कहा लाओ सर हम निपटा देते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा लाओ हम निपटा देते हैं, क्या बात है, बोलो क्या बात है? यूपी ने कहा जी मैं तो इनको परमिशन नहीं दूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम परमिशन दे देंगे, हमारे लिए तो पूरा इंडिया एक ही है, हम दे देंगे परमिशन, लेकिन आप परमिशन अपने टैक्स की दोगे, हमारी टैक्स की कैसे दे दोगे? आप अपने टैक्स की दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लाओ एक एक्ट और बनाते हैं IGST, और IGST में लिख देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, और हम परमिशन दे देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे, बाद में हम आपको दे देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा यूपी गवर्नमेंट को हम पे भरोसा है ना, हम दे देंगे। उनका ठीक है, इसलिए IGST का पूरा कंसेप्ट लेके आए हैं। तो सबसे पहली बात ये थी कि IGST है क्या, इसको लेके क्यों आए, इसको इसलिए लेके आए। अब इसका जब क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन ये रहा, अब क्वेश्चन को अच्छे अच्छे देखो आप, फिर क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, पेज नंबर 360 निकालो जरा, 360। इस पर जरा क्वेश्चन नंबर 9 भी रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने कवर कर दिया,
आप रीड कर लो, पेज 360 पर क्वेश्चन नंबर 9 भी रीड कर लो, 4 नंबर का नोट आता है इस पर। अपने द्वार देख लीजिएगा, जब वन स्टेट टू द अदर सेल होगी, इंटर स्टेट, तो टैक्स उस स्टेट को मिलेगा जहां पे सामान जाएगा। इट इज कॉल्ड, बोलो क्या बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड या कंजम्पशन बेस्ड। जीएसटी से पहले टैक्स उस स्टेट को मिलता था जहां से सेल होती थी, इट वॉज कॉल्ड ओरिजिन बेस्ड। अब डेस्टिनेशन बेस्ड होने से क्या प्रॉब्लम आ गई, सामने जो स्टेट है वो स्टेट कह रही है, जो सेलर है, भाई तुझे हम परमिशन नहीं देंगे हमारा टैक्स लेने की, तो हमारा टैक्स मत लियो, इसलिए आईजीएसटी को लेके आना पड़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट का आईजीएसटी इज आवर टैक्स, हम जिसको जाए परमिशन दे दें, जब आ जाएगा तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे देंगे। तो सारा हिसाब किताब सेंट्रल गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा और जिस स्टेट का जितना हिस्सा उनको देना पड़ेगा। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, पेज नंबर 30 वाले में देखो, हमने सामान खरीदा 10 लाख का, तो हरियाणा का डीलर हमसे क्या लेगा, आईजीएसटी। फिर बाद में सामान हमने दिल्ली में बेचा तो हम बाहर से क्या लेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अब इससे एक प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम देखो ये आएगी, अगर मेरा आउटपुट सीजीएसटी है और मेरा आईटीसी सीजीएसटी है, तो इसको मैं इससे एडजस्ट कर लूँगा, सेम नेचर का टैक्स है, और आउटपुट एसजीएसटी है और आईटीसी एसजीएसटी है, तो मैं इसको इससे एडजस्ट कर लूँगा, सेम नेचर का है। या मेरा आउटपुट आईजीएसटी है और आईटीसी आईजीएसटी है, तो मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा, सेम नेचर है। प्रॉब्लम कब आएगी, जैसे इस क्वेश्चन में है, आउटपुट में आ रहा है सीजीएसटी, आउटपुट में आ रहा है जीएसटी और आईटीसी में आ रहा है आईजीएसटी। ये अलग नेचर का है, ये अलग नेचर का है, कैसे आपस में एडजस्ट करें। तो अगर एडजस्ट ना करने दे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, देखो आईजीएसटी का मेरा टैक्स रेट है कितना, 1,20,000। आप ये मान लो मैंने गवर्नमेंट से 1,20,000 रुपया लेना है और 66 + 66 ये मुझे देना है। अगर गवर्नमेंट ये एडजस्ट मुझे ना करने दे तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, भैया हमारा 66 निकाल। मैंने कहा ये लो, और मैंने कहा मेरे 120 को से पता नहीं, कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगले साल कर लेना एडजस्ट। तो बताइए गलत होगा कि नहीं होगा। मैं कहूँगा जब मेरा मांगता हूँ मैं टैक्स, तो अगले साल देख लेना, अपना ले लिया। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे एडजस्टमेंट अलाउ करो, ये तुम आपस में कर लेना, कैसे सेटल करोगे। उसे आपस में कैसे सेटल करेंगे, क्या पता भैया आईजीएसटी में कौन सी स्टेट का कितना था, सेंटर का कितना था, कौन सी स्टेट वाले से एडजस्ट कर दिया, ये तो बड़ा होचपोच हो जाएगा। तो जीएसटी पोर्टल को कंट्रोल करने वाली इन्फोसिस कंपनी, उन्होंने कहा डोंट वरी, हम कर देंगे, हम एक एक रुपए का हिसाब करके बता देंगे किसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका है। तो ये हिसाब करना किसका काम है, जीएसटी पोर्टल का। और उन्होंने इसके हिसाब से रूल्स बना दिए, ये कैसे कैसे एडजस्ट होगा वो मैं अभी आपको रीड करवाऊंगा। 49(5) सेक्शन के अंदर इसके डिटेल रूल है, कौन सा किससे एडजस्ट होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। उन्होंने अपने हिसाब से रूल बनाए जिससे वो अकाउंटिंग कर ले। तो पहले हम रूल की बात करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा वो अकाउंटिंग कैसे करते हैं। वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, ना इंटर का ना फाइनल का, मैं वैसे ही बताऊंगा आपको किसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, जस्ट टू नो कि कैसे हिसाब रखते हैं। नहीं उससे पहले ये देखो क्या मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कोई भी किससे एडजस्ट कर लो, रूल्स हैं उसके, किन रूल के हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना, हम अकाउंटिंग कर लेंगे। तो इनके रूल पहले देख लो आप। इसके डिटेल रूल है जो आपको याद करने पड़ेंगे। आ जाओ पेज नंबर 102 पे। 102 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन रूल्स फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट एज क्रेडिट, सेक्शन 49(5). ये रूल आपको सारे याद करने हैं। आईटीसी शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट टैक्स इन द मैनर गिवन बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ITC of IGST
shall be adjusted against output IGST and after that against CGST or output SGST or UTGST as per the option of the SSC. After ITC of IGST is exhausted, only after that ITC of CGST, SGST, UTGST shall be adjusted. Third, adjust ITC of CGST against CGST. Surplus if any against IGST. It can never be adjusted against SGST. Adjust ITC of SGST against SGST. Surplus if any against IGST. It can never be adjusted against CGST. If there is output IGST, also ITC of CGST and SGST. ITC of CGST shall be first used only after and only after that ITC of SGST shall be used. एक बार रफली रीड कर लो, फिर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा कि कैसे एडजस्ट होता है. देखो अब ये कैसे एडजस्ट होता है. एक और लिख रहा हूं मैं ITC, एक और आउटपुट टैक्स. आप कुछ मत लिखना, आप ऐसे ही समझ लेना बस. मेरे पास ITC है IGST का. IGST का खाली मैं I लिख देता हूं और आगे अमाउंट लिख देता हूं 10 लाख. CGST का भी है, अमाउंट लिख देता हूं 4 लाख. SGST का भी है, अमाउंट लिखता हूँ 2 लाख. मैक्सिमम ITC किसका होगा? इसका होगा. स्टेट और यूटी तो एक ही बात है, या यूनियन टेरिटरी हो गया स्टेट, दोनों इकट्ठे तो आएंगे नहीं. या तो मैं स्टेट में सेल कर रहा हूँ या मैं यूनियन टेरिटरी में, दोनों इकट्ठे कभी नहीं आएंगे, किसी पर्सन का एक ही आएगा. या तो यूटी ले लो या स्टेट ले लो. और अभी एग्जांपल दे दूंगा मैं आपको. अब आ जाओ आउटपुट. आउटपुट में IGST का है 12 लाख, कम कर देता हूँ 4 लाख. CGST का है 6 लाख, SGST का 8 लाख. ज़्यादा से ज़्यादा 3 आउटपुट ये होंगे, 3 ITC होंगे और तो कुछ होगा नहीं. ये 6 होंगे. तो कौन से सबसे पहले आप इससे स्टार्ट करना. जब तक ये ख़त्म नहीं होगा आप इनमें से किसी को हाथ नहीं लगाओगे. सबसे पहले इस ITC को उठाना. फर्स्ट ऑफ ऑल ITC ऑफ IGST हैज़ टू बी एग्जॉस्टेड. इसको ख़त्म करना है. ख़त्म कैसे करना है? सबसे पहले इसको यहाँ पे यूज़ करना. 4 में से 4 यूज़ किया, ख़त्म किया, बैलेंस रह गया 6 लाख. सबसे पहले ये ख़त्म होगा. और किसके अगेंस्ट यूज होगा? इसके अगेंस्ट. मैंने कहा इसको छोड़ के यहाँ यूज़ कर दिया था, गौर से नोट अलाउड. इसको छोड़ के आगे नोट अलाउड. पहले ख़त्म कर लो. ख़त्म हो गया, अब बच गया ना, अब आप यूज़ कर लो. कहाँ पे? इधर या इधर, जहाँ आप चाहो, जहाँ आपको ठीक लगे. मैं इसमें भी कर सकता हूँ, मैं इसमें भी कर सकता हूँ. तो मैं कैसे यूज़ करूँगा? जैसे मुझे फ़ायदा हो. सपोज मैं पूरा 6 यहाँ यूज़ कर दूँ तो ये 4 मेरा बेकार हो जाएगा, कैरी फॉर्ड हो जाएगा. क्योंकि CGST SGST के अगेंस्ट कभी यूज़ नहीं हो सकता और SGST CGST के अगेंस्ट कभी यूज़ नहीं हो सकता. सिर्फ ये है जिसको कहीं भी यूज़ कर लो. इनको इससे मिक्स कर लो, इसको इससे मिक्स कर लो, लेकिन ये दोनों आपस में कभी मिक्स नहीं होंगे. मोदी जी और केजरीवाल जी ये आपस में कभी मिक्स नहीं होंगे. क्योंकि सेंटर का हिसाब अलग है, स्टेट का अलग है, ये मिक्स है. मिक्स वाले को यूज़ कर लो क्योंकि वो तो मिक्स है. इसमें सेंटर भी है, इसमें स्टेट भी है. तो जो क्लियर कट सेंटर स्टेट है ये मिक्स नहीं होंगे. इसलिए आप इसको यूज़ करो पहले. यहाँ बच जाए तो आपकी मर्जी. अब आप बताओ मैं यहाँ पे कितना यूज़ करूँ. 4 तो मेरे पास है, मैं सिर्फ 2 यूज़ करूँगा क्योंकि 4 तो मेरे पास है. मान लो मैं 6 यूज़ कर लूँ, इस 4 का क्या करूँगा? और ये मेरे पास सिर्फ 2 यूज़ होगा, 6 लाख का मुझे पेमेंट करना पड़ जाएगा. तो ये आपको हर क्वेश्चन के एंड में अब ये सोचना पड़ेगा, इसको ऐसे कर दूँ, उसको वैसे कर दूँ, उसको वैसे कर दूँ, उसको वैसे कर दूँ, जिससे मुझे पेमेंट कम से कम करना पड़े. तो मैंने 2 यहाँ यूज़ कर लिया, बचा 4 ये यूज़ कर दिया, इसको नील कर दिया. इसमें बचा था 4, 2 यूज हुआ है ना, उस 4 को यहाँ यूज़ कर दिया. बचा 4, 2 ये यूज़ कर दिया, बचा 2 लाख का पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट के. लो जी 2 लाख का आपका पेमेंट, सिर्फ 2 लाख का पेमेंट करना पड़ा. मैं गलती कर दूँ, इसको यहाँ यूज़ कर दूँ, फिर ये 2 यहाँ यूज हो गया, 6 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा. 2 लाख के बजाय 6 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा. तो ये रूल आप दोबारा देख लो. सबसे पहले नंबर इसका, इसको किससे एडजस्ट करना है? इससे. बच जाए तो कहीं से भी, जैसे आपको ठीक लगे.
बच जाए तो कहीं से भी, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, लेट्स ये है ही नहीं। अब सबसे पहले इसको यूज़ करना है, यहाँ पे ये तो है ही नहीं, तो यहाँ करो, हमारी मर्जी। अब बताओ कितना यूज़ करूँ, यहाँ पूरा 10 मेरे पास है, कितना यूज़ करूँ बोलो, कितना यूज़ करूँ, 2 लाख। 4 तो एडजस्ट हो जाएगा, बचा 8, 6 यहाँ यूज़ कर दूँ, 2 ये हो जाएगा, इसमें बचा 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा आप किसी और को यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब 6 यहाँ करना पड़ेगा, नहीं 2 यहाँ करना पड़ेगा और 8 यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ख़त्म हुए बिना कोई और यूज़ नहीं कर सकते। इसको एग्जॉस्ट करना है तो 2 यहाँ कर लो, 8 यहाँ कर लो, या 4 यहाँ कर लो, 6 यहाँ कर लो। दोनों तरह से करके दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज 2 यहाँ किया, ये 4 यहाँ से आ गया, नील हो गया, फिर ये 8 यहाँ यूज़ कर लिया, बैलेंस कितना बचा, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। चेंज करो, या मैंने 4 यूज़ किया, फिर 2 यहाँ से यूज़ हुआ, बच गया 2, 6 यहाँ से यूज़ किया, 2 यहाँ से नील, फिर भी कितना बचा, 2। पहले 2 ये बच रहा था, फिर ये 2 ये बच रहा है, वो तो एक ही बात है, ये वाला 2 बचा, ये वाला 2 बचा। तो यानी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। दोबारा देख लो, ये 10 है, इसके ख़त्म किए बिना इनका यूज़ अलाउड नहीं है। 2 तरह से ख़त्म करके दिखाता हूँ, आंसर सेम आ रहा है, कैसे भी कर लो। यहाँ से यूज़ कर दिया 6 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 यूज़ करूँगा तो यहाँ से 4 यूज़ होगा, बैलेंस 2 यूज़ होगा, 2 लाख कैश पेमेंट करना पड़ेगा, 2 यहाँ बच जाएगा। लेट्स सी 4 यूज़ करूँ तो आंसर सेम आएगा। 4 यूज़ किया, 2 यहाँ से यूज़ किया, बचा 2, 6 यहाँ से यूज़ किया, 2 यहाँ से यूज़ कर दिया, बचा कितना, 2। अगर मैं यहाँ से यूज़ कर लूँ 8 तो बचा 2, और यहाँ जो 2 बचा, 2 यूज़ किया, 4 यहाँ से यूज़ किया, फिर बचा 2 बचे तो एक ही बात है। लेकिन मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से यूज़ कर दिया 6, डूइंग ए मिस्टेक, बच गया 4, बचा 2 यहाँ से यूज़ किया, 2 यहाँ से यूज़ कर दिया, नहीं 6 यूज़ किया था, 4 यूज़ किया, 2 यहाँ से 2 बच गया, ये 2 का पेमेंट करना पड़ेगा, और 4 मेरे पास बचा हुआ है, वो कैरी फॉरवर्ड होगा, 2 का पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं, हमें कैश पेमेंट कम से कम देना पड़ेगा। तो ये हर क्वेश्चन के एंड में ये प्रॉब्लम आएगी, आपको देखना पड़ेगा बेस्ट क्या है, जो बेस्ट है वो यूज़ करना है। ये 49/5 है, और जितना पार्ट यहाँ तक का है, अब की बार यहाँ तक का पार्ट फाउंडेशन के सिलेबस में डाल दिया है। इतना पार्ट मैंने फाउंडेशन के बैच में भी करवाया है, पहली बार फाउंडेशन में डाला है, क्योंकि जीएसटी सारी दुनियादारी सिखाता है, तो फाउंडेशन के बच्चों को भी थोड़ा बहुत पता लग जाए, फिर इंटर में आएंगे तो यहाँ तक का पार्ट उनको पता होगा। 49/5 उनके सिलेबस में है, डिटेल में है 49/5। चेंज कर देता हूँ, मेरे पास ये नहीं है, ये है आउटपुट आईजीएसटी है, सीजीएसटी एसटी तो ये है। इसको सबसे पहले कहाँ यूज़ करूँ, ये सबसे पहले यही यूज़ होगा, और ये सबसे पहले यही यूज़ होगा, और कहीं नहीं जाएंगे। जब यूज़ करने के बाद अगर बच जाए, इसमें तो बच ही नहीं रहा, बच जाए तो यहाँ, जैसे मैं इसको 8 कर देता हूँ, ये 8 लाख है, इसको 9 कर देता हूँ, ये पहले कहाँ यूज होगा, यहाँ, ये पहले कहाँ यूज होगा, यहाँ। क्या ये कभी यहाँ यूज हो सकता है, नेवर। क्या कभी ये यहाँ यूज हो सकता है, नेवर। ये आपस में कभी एडजस्ट नहीं होंगे। सेंट्रल को कभी स्टेट से मत करना, स्टेट को कभी सेंटर से मत करना, सेंटर को सेंटर से करना या आईजीएसटी से, स्टेट को स्टेट से करना या आईजीएसटी को आईजीएसटी से, आईजीएसटी को आईजीएसटी से करना, या सेंटर या स्टेट से कहीं से भी करना, वो मिक्स वाला कहीं भी ले आओ। तो जीएसटी पोर्टल हिसाब कैसे रखेगी, हिसाब में अभी आपको बाद में बताऊंगा। हिसाब हो जाता है, उनको पता लग जाएगा किस स्टेट का चला गया, किस स्टेट का किसके पास गया, आपस में हिसाब कर देंगे। ये पहले कहाँ यूज होगा, यहाँ। बच गया 2 लाख, बोलो क्या करें। बचे हुए को आईजीएसटी में कर सकते हैं, सेंटर वाला सेंटर में बच जाए तो आईजीएसटी में, क्या बच जाए तो एससीएसटी में नेवर, और एससीएसटी को एससीएसटी से बच जाए तो आईजीएसटी से। 2 लाख ये यूज होगा, 1 लाख ये यूज होगा, ये नील 1 लाख का पेमेंट सीजीएसटी से बच जाए तो आईजीएसटी से, एससीएसटी से बच जाए तो आईजीएसटी से, और दोनों बच जाए तो 10 लाख 4 ये बच गया, 2 ये बच गया। तो मैं ऐसा करता हूँ, 2 ये यूज़ कर देता हूँ और 2 ये 9।
अगर ये दोनों बचेंगे तो पहले ये वाला यूज होगा, बाद में ये वाला, ये लास्ट रूल है। अगर दोनों बच गए हैं, पहले किसको ख़त्म करना है? सेंटर को, अगेंस्ट IGST। फिर भी IGST आउटपुट बच जाए तो स्टेट को। अब इन रूल को पढ़ लो आप आराम से, 5 मिनट लगा के आराम से पढ़ दो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। हाँ जी प्लीज़ बताइए डाउट यहाँ तक। बताओ सबसे पहले किसको एडजस्ट करूँ, कहाँ से एडजस्ट करूँ? सबसे पहले 10 लाख यहाँ से, बचा 5, बोलो कहाँ से? ऑप्शन है यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो बताओ यहाँ से कितना? 2 लाख। अब बचा 3 लाख। क्या मैं इस 3 को यहाँ एडजस्ट करूँ या इस 6 से 6 एडजस्ट कर दूँ? तो कितने स्टूडेंट का मानना है इस 6 लाख को मैं इस 6 लाख से एडजस्ट कर सकता हूँ? रेज हैंड। कितने स्टूडेंट का मानना है मैं 6 को यहाँ से एडजस्ट नहीं कर सकता, पहले मुझे 3 एडजस्ट करना पड़ेगा? यस, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा किसी को हाथ नहीं लगाना। जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा किसी को हाथ नहीं लगाना। ये 3 एडजस्ट करना पड़ेगा। 3 एडजस्ट हो गया। अब यहाँ से मैं 3 लेके आऊँगा, तो 4 ये कैरी फॉरवर्ड और 3 ये कैरी फॉरवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी मेड नील। जब तक IGST का ITC नील नहीं होगा तब तक ये यूज़ नहीं करने। चेंज कर देता हूँ मैं। अब बताओ ये 4 पहले कहाँ यूज़ करूँ? ये 4 पहले मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, तो क्या 2 पहले यहाँ यूज़ करूँ और बचे 2 यहाँ कर सकते हैं? ठीक है, पहले इससे होगा, बचा इधर। ये पहले इससे होगा, बच जाए तो इधर, और दोनों बच जाए तो पहले ये यूज होगा बाद में ये। और एक बार रीड कर। अब आओ जरा पेज 30 पर। पेज 30 पर 2 मिनट का बाद बताऊंगा, फिर ब्रेक करके मैं बताऊंगा एडजस्टमेंट कैसे होती है। पेज 30 पर 2 मिनट का पार्ट, फिर ब्रेक के बाद आई विल एक्सप्लेन पोर्टल कैसे हिसाब रखती है। यहाँ पे हमारे पास
आईटीसी बचा हुआ किसका, आईजीएसटी का, कितना है 120। आउटपुट है सीजीएसटी एसजीएसटी 66। तो वेरी सिंपल, मैं 66 यहाँ यूज़ कर लूँ और बचा यहाँ, या 66 यहाँ बचा यहाँ, दोनों तरह से अलाउड है या नहीं। 120 में से 66 यहाँ यूज़ करूँ, बचा यहाँ, ऐसे करना पड़ेगा, या ऐसे कर लूँ 66 यहाँ बचा यहाँ। क्या हम कैसे भी कर सकते हैं, कितने स्टूडेंट लगता है कैसे भी कर सकते हैं। ये एसटीडी आवर चॉइस। आईजीएसटी को, आईजीएसटी का आउटपुट है तो वहीं यूज़ करना पड़ेगा, वो तो है ही नहीं इसमें, तो आपकी मर्जी है, क्योंकि उससे इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, बचा हुआ पार्ट तो कुछ है ही नहीं, इधर यूज़ कर लो बचा इधर ख़त्म, इधर यूज़ कर लो बचा इधर ख़त्म, बैलेंस जो देना है उतना अमाउंट देना है, तो ये हमारी चॉइस है। यानी इस केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो स्टूडेंट पहले या बाद में आ कर दे वो भी ठीक है, जो पहले या बाद में आ कर दे वो भी ठीक है। ठीक है, अब ये जीएसटी पोर्टल हिसाब किताब कैसे करेगी, कौन सी स्टेट का कहाँ गया, किसको देना है, वो ब्रेक कर लीजिएगा, उसके बाद बताऊँगा। सिलेबस में नहीं है, वैसे मैं बताऊँगा आपको हिसाब कैसे करते हैं। ठीक है, हाँ प्लीज पेज नंबर 30। देखो अब जीएसटी पोर्टल इनका हिसाब कैसे करती है। हरियाणा के डीलर ने 1,20,000 का आईजीएसटी का पेमेंट किया जीएसटी पोर्टल को, करेक्ट। हरियाणा के डीलर ने बेचा था ना 120। तो जीएसटी पोर्टल ने क्या रखा है, सेंटर का अलग अकाउंट खोल रखा है, दिल्ली का अलग, हरियाणा का अलग, पंजाब का अलग, ऐसे हर स्टेट का अलग अलग अकाउंट खोल रखा है, सेंटर का अलग, और एक अकाउंट अलग से खोल रखा आईजीएसटी, एक ये खोल रखा आईजीएसटी। तो जो 1,20,000 है वो यहाँ पहुँचा दिया आईजीएसटी, जो हरियाणा ने दिया। फिर ये सामान पहुँचा हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली में सेल हुआ, सेल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 66,000 हमारा है, दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा 66,000 हमारा है। लेकिन उस डीलर ने क्या किया, आईजीएसटी से इसको एडजस्ट कर दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई पेमेंट नहीं दिया, और बचा जो पैसा था, कितना बचा था 54 यहाँ एडजस्ट कर दिया, और 12,000 का पेमेंट कर दिया किसको, दिल्ली जीएसटी। दिल्ली जीएसटी के अकाउंट में आ गया, और जीएसटी पोर्टल ने दिल्ली को कहा भी 12,000 तो तुम्हारा मिल गया। तो दिल्ली ने कहा 12 तो मिल गया, हमारा 54 किधर गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हमारा 66 कहाँ गया। तो जीएसटी पोर्टल ने कहा डोंट वरी, इसमें से निकाला 66 इधर पहुँचा दिया, चेक कर लो तुम्हारे अकाउंट में 66 आ गया। 66 लेस करने के बाद बचा 54 इधर पहुँचा दिया, 54 तुम्हारे अकाउंट में आ गया, तुम्हारा 66 पूरा, तुम्हारा 66 पूरा, चेक कर लो, होगी अकाउंटिंग कंप्लीट। देख लो ठीक है कि नहीं है। बिकॉज जो आईजीएसटी में है वो तो या तो सेंटर का है, स्टेट का है, जिसका भी है वो अपने आप मांगेगा आके। मांगा किसने, सेंटर ने, कि जी वो सामान दिल्ली में सेल हुआ था, उसका हमारा 66 था, हमें तो मिला ही नहीं, कहाँ गया हमारा पैसा। तो पोर्टल ने कहा ये रहा तुम्हारा, हमारे पास है, ये लो 66 तुम्हारे अकाउंट में, चेक कर लो। इस अकाउंट से निकाल के इसमें डाल दिया। दिल्ली ने कहा हमारा 66 था, हमें तो 12 ही मिला है, 54 किधर गया, कि ये रहा, ये लो 54, हो गया हिसाब पूरा। ये ऐसे अकाउंटिंग होती है। तो इस पोर्टल के पास ये जो अकाउंट है बेसिकली नील हो जाएगा, क्योंकि ये या तो सेंटर का है, स्टेट का है। सेंटर स्टेट का है, पता लग जाएगा किस सेंटर का किस स्टेट का है, ये मालूम पड़ जाएगा। एक स्टेटमेंट होती है GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाई की, तो जो भी बंदा सामान बेचेगा वो स्टेटमेंट सबमिट करेगा, उस स्टेटमेंट से पता लग जाएगा कि इनका टैक्स कितना है, इनका टैक्स कितना है।
कितना एक्चुअल आ गया, 12,000 आ गया। जो बचा है वो उधर होगा, जहाँ सेंटर कहेगा हमारा नहीं आया, जहाँ स्टेट कहेंगे हमारा, वो उधर है। और वो GSTR 1 स्टेटमेंट होती है आउटवर्ड सप्लाई की, उससे पता लग जाता है कि ये पैसा जो है इतना इनका था, इतना इनका था, लेकिन पूरा नहीं मिला, बाकी किधर गया, बाकी उधर आ, ये अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाता है, इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास टैक्स क्राइटेरिया IGST का, पहले इसको ख़त्म कर लो। आप इसको यहाँ ख़त्म कर देना, पैसा तो ये रखा हुआ है, जिसके अगेंस्ट में ख़त्म करोगे उसको हम दे देंगे। आपने 66 सेंटर के अगेंस्ट ख़त्म किया, हम सेंटर को 66 दे देंगे। आपने इसको दिल्ली के अगेंस्ट ख़त्म किया 54, हम दिल्ली को 54 दे देंगे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि पहले आप इसको ख़त्म कर लो, IGST को। जितना जितना जहाँ जहाँ यूज़ करोगे उस गवर्नमेंट को उतना उतना दे देंगे हम। लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि पोर्टल जो है इसका एडजस्टमेंट कैसे करती है, इंटर में भी नहीं है, फाइनल में भी, ये तो उनका इंटरनल है। GST पोर्टल ने रूल बनाया कि पहले इसको एडजस्ट करना। क्यों? क्योंकि इसको आप एडजस्ट कर लो, सेंटर स्टेट को पेमेंट ना करो, पैसा हमारे पास है, हम दे देंगे ना। आप जैसे अगर मान लो उल्टा कर दें, वो 66 यहाँ एडजस्ट कर दें दिल्ली में, तो यहाँ से 66 दिल्ली में चला जाएगा, बचा 54 यहाँ एडजस्ट कर दें तो बचा 54 सेंट्रल में चला जाएगा। तो एक ही बात है। इसलिए वो कह रहे हैं आपकी मर्जी है, इसमें कर लो, इसमें कर लो, क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे पास वे आउट है। पहले इसको ख़त्म करो, आप इसको ख़त्म करो, सेंटर स्टेट को पेमेंट मत करो। सेंटर स्टेट को पेमेंट हम करेंगे, ये रहा पैसा हमारे पास, इसमें से कर देंगे हम, जितना आप यूज़ करोगे उसमें से कर देंगे। जिसको डाउट है पूछ लो। ये तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, सिलेबस में तो मैं बता ही रहा हूँ, है ही नहीं। वो अपने आप एडजस्टमेंट कर लेंगे किसका पहुँच जाएगा। इसी हिसाब से रूल बनाए हुए 49(5) इसी हिसाब से बनाए कि पहले IGST को ख़त्म कर दो। जब आप यहाँ ख़त्म कर दोगे तो हम यहाँ अकाउंट में से ख़त्म कर देंगे, पहुँचा देंगे उस अकाउंट में, हट जाएगा। इसमें बैलेंस अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाएगा। सेंटर का सेंटर में जाएगा, स्टेट का स्टेट में। कौन सी स्टेट का पता लग जाएगा। GSTR 1 स्टेटमेंट में स्टेट वाइज बताना होता है, इस स्टेट को इतना सेल, इस स्टेट को इतना सेल, इस स्टेट को इतना सेल। उस स्टेटमेंट से, वो स्टेटमेंट आएगी डिटेल में, तब मैं और बता दूँगा आपको। उस स्टेटमेंट से पता लगता है किस किस बंदे ने कितनी कितनी सेल कौन कौन सी स्टेट में की है। हर एक स्टेट वाइज रिपोर्टिंग होती है उसके अंदर। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है, हर सेलर को बनानी पड़ेगी, वो पूरा बताना पड़ेगा। ये मैंने इस स्टेट में बेचा है, मैंने इसमें बेचा है, मैंने इसमें बेचा है, ये मैंने इसमें बेचा, हर स्टेट का। ये मैंने विद इन स्टेट बेचा, उस शेड्यूल भी आएगी। ठीक है। अब फाइनली एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे एक बार देखो। अब देखो एक पूरा क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले किसी को डाउट, एक पूरा क्वेश्चन करेंगे उससे पहले किसी को डाउट। पहले मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन करना है इसमें दिखा के फिर दिखाऊंगा। पहले किसी को डाउट, एक डाउट आप पूछ रहे थे ना, क्या था बोलो, किसी से भी रिलेटेड आ जाओ, बताओ जरा डाउट पूरी क्लास में। जिसको भी डाउट है प्लीज़ पूछ लीजिएगा। सर अगर टर्नओवर वेरी करता है, जैसे नॉर्मली वो 10 लाख से नीचे रहता है लेकिन सीजनली वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो सीजनली वो टर्नओवर बढ़ जाती है, प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए GST मैंडेटरी है ना? नहीं। देखो साल में किसी भी दिन अगर 40 लाख या 20 लाख क्रॉस हो गया, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ऑन एनी डे। ये कह रहे हैं मान लो सीजन में क्रॉस कर जाए, मैं कह रहा हूँ साल में किसी भी दिन क्रॉस कर जाए। अब आ जाओ अगला साल, अब आपको लग रहा है इस साल क्रॉस नहीं करेगी तो आप कैंसिल करवा लो, तो उसे हमें क्या इतराज है, आप कैंसिल करवा लो। और उस साल क्रॉस नहीं की, अगले साल फिर क्रॉस होगी, फिर दोबारा करवा लो। तो एक बार क्रॉस यही करवाना पड़ेगा, उस साल तो रजिस्टर्ड चलेगा, अगले साल कैंसिल करवा लो। ठीक है, यही पूछ लो ना। बैठो मैं और बताता हूँ। देखो देखो ईयर 23-24, इस साल में 40 लाख क्रॉस कर गया, रजिस्ट्रेशन मैंने करवा लिया। अगले साल में मुझे लगता है नहीं क्रॉस करेगा, मैंने कैंसिल करवा दिया, क्रॉस भी नहीं किया। अगले साल फिर क्रॉस कर गया, मैंने फिर करवा लिया। अगले साल फिर डाउन हो गया,
अगले साल मैंने फिर कैंसिल करवा लिया। ये तो रहा क्लासरूम का आंसर, ये क्लासरूम का आंसर है। रियल लाइफ में आ जाओ, ऐसा नहीं होता एक दिन में सारे कस्टमर चले आए और एक दिन में कस्टमर भाग जाए। इट नेवर हैपन्स। बिजनेस विल ग्रो बाय एंड बाय, बाय एंड बाय। दिन रात की मेहनत करके 10% ग्रो, 15% ग्रो, 20% ग्रो, और एक बार ग्रो कर गया डाउन नहीं होता, 5-7% डाउन होता है। क्योंकि जो चीज़ बनती है धीरे धीरे वो चीज़ खराब भी होती है धीरे धीरे। ये बहुत रेयर होता है, 1000 में से एक केस एक ही बार में होता है। गुडविल बनती है धीरे धीरे, गुडविल खराब होती है धीरे धीरे। ऑल ऑफ ए सडन गुडविल नहीं बनती, ऑल ऑफ ए सडन गुडविल खराब नहीं होती। ज़बरदस्ती कोई खराब करना चाहे तो दूसरी बात है, नेचुरल कैलेमिटी है तो दूसरी बात है। इसलिए रियल लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। वंस रजिस्टर्ड इज रजिस्टर्ड फॉर एवर। एक बार जिसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया वो कभी कैंसिल नहीं करवाएगा, बिकॉज वो पूरी एफर्ट्स करेगा मेरी टर्नओवर बढ़ानी है। हर इंसान ग्रो करता है, प्लस होता है, माइनस किसी में नहीं होता, जब तक कि इंसान खुद अपने आप को ना डुबो दे। तो जो लेवल आपका 10th में था 12th में उसको बेटर करना है, फाउंडेशन में बेटर, इंटर में बेटर, फाइनल बेटर। ऐसा नहीं है कि 12th में तो 99% और उसके बाद अचानक पता नहीं क्या हुआ बिल्कुल ही फेल हो गया। वो रेयरली हो सकता है, सबके साथ नहीं जी। एक एग्जाम में तो मेरे 100 आते हैं, दूसरे में मेरे 10% आते हैं, फिर अगले एग्जाम में फिर 100 आ जाते हैं, फिर 10 आ जाते हैं। तो रियल लाइफ का सिस्टम ये है, एक बार जो बिजनेस बन गया वो खराब नहीं होगा। और आप देख लो कितने बिजनेस है जो 200 साल से चल रहे हैं, 300 साल से चल रहे हैं, जनरेशन बदल गई, बिजनेस खराब नहीं हुआ। वो खराब हो सकता है धीरे धीरे करके। तो रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता। मान लो आपकी टर्नओवर कम होगी तो कैंसिल क्यों करवाना है भाई? हमें टैक्स अपनी जेब से थोड़ा देना है, सामने वाले से लेके देना है, क्या प्रॉब्लम है? जो हम दे के आए हैं उसका हमें टेस्टेड मिलेगा, नया जो देना है सामने वाले से लेना है, क्यों कैंसिल करवाना है? बल्कि टर्नओवर 40 लाख नहीं है तो मैं गया था वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, बहुत से लोग वॉलंटरी करवा लेते हैं कि फ़र्क क्या पड़ेगा। अरे हमने तो सामने वाले से लेके देना भैया, अपनी जेब से थोड़ा देना है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता हमारा टर्नओवर 40 लाख तो क्रॉस कर ही जाएगा। मान लो टाटा नई कंपनी बनाए और यहाँ पे शोरूम खोले, तो टाटा को सोचना पड़ेगा क्या 40 लाख क्रॉस करेगा? टाटा को पता है 15, 20, 25 दिन में हो जाएगा, पहले दिन रजिस्ट्रेशन करवा दे, हो गए पहले दिन ही कर दो रजिस्ट्रेशन। 40 लाख क्या होता है हमारे लिए एक महीने, तो वो लोग भी वॉलंटियर करवा देते हैं। बट गौर से हमें इतराज़ नहीं है। ये कैंसिल की बात कब आती है? बिजनेस धीरे धीरे बंद हो रहा है और बहुत लोअर स्टेज आ गई है, 40 से भी नीचे चला गया, पर्सन को पता अभी नहीं उठ पाएगा, तब वो कैंसिल करवा ले। ठीक है, ये देखो मान लो जैसे इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा क्लास खत्म होने के बाद, अगर ये मुझे चलते चलते क्वेश्चन पूछते तो मैं क्या कहता? हाँ करवा लो। ये कहते कम हो जाए, मैं कहता हूँ हाँ करवा लो, अगले साल होगी मैं करवा लो, दोबारा करवा लो, वही तो इतना आंसर देता। अब क्लास में पूछने का फ़र्क क्या होता है? देखो मैंने कितना एस्पेक्ट कवर किया है। इस अंडरस्टैंडिंग और उस अंडरस्टैंडिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन हमेशा क्लास में पूछो ताकि मैं 10 बातें और बता दूँ, और जो बात मैं 1 मिनट में बता सकता हूँ मैं 15 मिनट में बताऊँगा। उसमें से नए क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो मुझे ब्रेक में ख़त्म होने के ब्रेक स्टार्ट होने के बाद पूछा था। मैं देखो अगर आप क्लास में पूछोगे बेटर रहेगा, मैं 10 बातें और बताऊँगा। यहाँ मैं एक सेंटेंस में ख़त्म कर दूँगा, कम हो गया कैंसिल करवा लो, फिर बढ़ गया करवा लो। उसमें इसमें देखो कितना फ़र्क है। इससे क्वेश्चन क्लास में पूछोगे तो मैं उसमें काफ़ी कुछ बताऊँगा आपको, काफ़ी कुछ है, प्लस आपको स्कोप दूंगा और नए क्वेश्चन पूछ लो इसमें से। तो रियल लाइफ का पार्ट भी आएगा, क्लास का पार्ट भी आएगा, और इसको डाउट पूछ लो, करवा लो, कैंसिल कम हो जाए। ऐसे होता नहीं है। कोई चीज़ बनती है भाई बहुत मेहनत से। जो चीज़ बहुत मेहनत से बनाई है ना, ऐसे नहीं डूबती, एक दिन में डूब जाएगी, नहीं डूबती। एक बार बन गई तो बन गई, मेंटेन करके चलो बस, मेंटेन जितनी एफर्ट्स करते जाओ मेंटेन रहेगी, चलता जाएगा। अब ये कोने पे सरदारादी हट्टी है ना, कोने पे दुकान। पहले हमारा सेंटर था शक्ति नगर में, नांगिया पार्क के पास में। शक्ति नगर में भी इनकी दुकान है सरदारादी हट्टी, ये तो इन्होंने अब खोली है। वो पता नहीं कितने साल पुरानी, चाहे 50 साल पुरानी होगी। इन्होंने अपनी इतनी मेहनत करके वहाँ शक्ति नगर एरिया में गुडविल बनाई है, एक दुकान यहाँ और खोल ली। तो बिज़नेस हमेशा ग्रो करता है, प्लस होता है, माइनस नहीं होता। और यहाँ भी खूब चल रही है, वहाँ भी उनकी कॉर्नर की दुकान है। और वहाँ इतने सालों से जब हम शक्तिनगर में थे 92, 93 में बाज़ारों में, तब भी देखते थे। और हमें सामान सुमान मंगवाना तो बोलते थे यार ये पास में सरदार हट्टी, वहाँ से लिया, यहाँ फिर आगे पास में सरदार हट्टी। तो बिज़नेस हमेशा ग्रो करता है, प्रोवाइडेड आदमी उसको मेंटेन करके रखे। माइनस नहीं होगा, प्लस होगा,
देखो अब इसको, अब मैं एक क्वेश्चन आपको ना फुल फ्लैश दिखाता हूँ जिसमें कुछ और बातें भी हों। देखो पेज नंबर 39, इलस्ट्रेशन 18। ये देखो पूरा क्वेश्चन देखो आप इसमें। एबीसी में मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, रॉ मटेरियल खरीदा R1 2 लाख, CGST 10, SGST 10। फिर एक और रॉ मटेरियल खरीदा 3 लाख, वो दूसरी स्टेट से खरीदा, IGST 20। फिर उन्होंने प्लांट मशीनरी भी खरीदा 10 लाख का, IGST 10। प्लांट मशीनरी की लाइफ है 5 ईयर्स, डेप्रिसिएशन अलाउड है 20% SLM पर। फिर कंपनी हैज़ टेकन सर्विसेज ऑल्सो, प्रोडक्शन इंजीनियर की सर्विसेज ली है, उसमें 3 लाख प्लस CGST SGST दिया। इसके अलावा अदर प्रोसेसिंग चार्ज दिया, प्रॉफिट 3 लाख का, सारे प्रोडक्ट को बना के बेच दिया, CGST 10। अब इसका कैलकुलेशन देखो। सबसे पहले R1 रॉ मटेरियल, इस तरह से पहले मेंशन कर लेना, इनवॉइस बना लेना। इनवॉइस हमारे पास धुआं से आती है, लेकिन जब एग्जाम का क्वेश्चन होगा तो इनवॉइस हम बना के दिखाते हैं कि जी ये इनवॉइस आई थी। फिर दिखाते हैं टेस्टेड कितना मिलेगा। फिर रॉ मटेरियल R2, फिर इसकी इनवॉइस बना के हम दिखाते हैं। रियलिटी में इनवॉइस वहाँ से आती है, एग्जाम के क्वेश्चन में हम इनवॉइस खुद बना के दिखाते हैं, जी ये इनवॉइस हमारे पास आई थी, इसमें से हमने ये टेस्टेड ले लिया, इसलिए हमारी कॉस्ट बदल गई है, कॉस्ट हमारी टैक्स निकाल के बनेगी। फिर हमने प्लांट मशीनरी खरीदा, कैपिटल गुड्स का, कैपिटल गुड्स का टेस्टेड मिलेगा, यस। इसका जो IGST है इसका भी टेस्टेड मिल जाएगा। उसके बाद हमने सर्विसेज लिए हैं प्रोडक्शन, क्या इसके भी मिलेगा, यस इसका भी मिलेगा। उसके बाद आप प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट ले लो, रॉ मटेरियल सेकंड की भी ले लो। कैपिटल गुड्स आपको ही पता है, कॉस्टिंग का प्रिंसिपल आपको पता है, कैपिटल गुड्स की कॉस्ट एक बार में नहीं आएगी, उसकी लाइफ के हिसाब से आएगी। डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट कॉस्ट में आता है, पूरी कॉस्ट नहीं आती, ये ऑलरेडी आपने स्टडी किया है, कॉस्टिंग का पार्ट है, तो हमने डेप्रिसिएशन पार्ट ले लिया, सर्विसेज पूरा ले लिया, अदर प्रोसेसिंग प्रॉफिट ले लिया, ऐड करके टैक्स निकाल लिया। अब इसका देखो टैक्स का एडजस्टमेंट। अब हमारे पास आउटपुट सिर्फ CGST और SGST है, तो सबसे पहले ITC किसका एडजस्ट करेंगे हम, IGST का। तो चेक करो क्या IGST का टैक्स क्रेडिट है 60,000 है और 73,000 है। अब हमारी चॉइस है हम कैसे एडजस्ट करें। हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि हमें पेमेंट कम से कम देना पड़ेगा। तो हमने IGST को एडजस्ट किया 60, 73 को CGST में, फिर बैलेंस CGST हमारे पास बचा हुआ था वो एडजस्ट कर लिया, तो बचा हुआ IGST SGST में कर लिया और नेट पेबल आ गया 106। असेसी एज द ऑप्शन टू एडजस्ट टाइप्स ऑफ IGST आइदर फ्रॉम CGST SGST। बस ये क्वेश्चन मैं अभी आपको डिक्टेट करवाऊंगा, आप देख लो, पहले डाउट पूछ लो इसमें। हाँ जी बोलो डाउट्स, फिर मैं बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपको डिक्टेट कराऊंगा। देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट किस किस चीज़ का मिलता है, एक होता है इनपुट्स, एक होता है इनपुट सर्विसेज और एक होता है कैपिटल गुड्स। तीनों का मिलता है, तीन के अलावा चौथी कोई चीज़ नहीं होती। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में आएगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है तो एक तो आएगा रॉ मटेरियल वगैरह, स्पेयर पार्ट, कंपोनेंट, असेसरी, सबका मिल जाएगा। एक इनपुट सर्विसेज, जो लेबर है, जो प्रोडक्शन इंजीनियर है, अदर एक्सपर्ट है, उनकी सर्विस लेनी पड़ेगी, उन्होंने जो चार्ज किया GST उसका टेस्टेड मिल जाएगा। इसके अलावा कैपिटल गुड्स आएगी, तीनों का टेस्टेड मिलता है। जैसे मान लीजिएगा क्लास में मैंने ये AC परचेज करके लगाया है, इसका बिल आया, बिल में CGST ST लगा होता है, क्या मुझे टेस्टेड अलाउड और नॉट, ये किस में आएगा, कैपिटल गुड्स में। मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। LCD लगी हुई है, LCD का बिल आया है, क्या टेस्टेड मिलेगा, मिल जाएगा। मैंने कोरियर सर्विसेज यूज़ किया है स्टूडेंट को बुक्स भेजने में, कोरियर सर्विसेज वाले ने GST चार्ज किया है, बिल मुझे दिया है, मैंने पेमेंट किया है, क्या मुझे टेस्टेड मिल जाएगा, मिल जाएगा। इनपुट सर्विस, स्टूडेंट को गूगल ड्राइव दे रहे हैं, पेन ड्राइव दे रहे हैं, एनक्रिप्टेड है, उसमें की लगी हुई है,
वो किसी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट ने हमें बना के दी है, पर की वो हमसे चार्ज करता है पेमेंट, उसमें जीएसटी लगा है। क्या टेस्टेड मिल जाएगा? मिल जाएगा। इनपुट सर्विसेज, इनपुट्स, हमारे केस में इनपुट कम है। स्टेशनरी खरीदी है, स्टेशनरी का मिल जाएगा। पेपर खरीदे है, प्रिंटिंग के लिए कंप्यूटर पेपर खरीदा है, मिल जाएगा। तो किसी का कोई पार्ट ज़्यादा होगा, कोई पार्ट कम होगा, लेकिन हो गए लगभग तीनों ही पार्ट, और तीनों का टेस्टेड मिल जाएगा। उससे जो भी आपके बिजनेस से कनेक्टेड है। एक एसी मैंने घर पे खरीदा, क्या मुझे टेस्टेड मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो पर्सनल वाला है, ये बिजनेस वाला है, टेस्टेड बिजनेस वाले का मिलेगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर हम टैक्स देंगे भी और लेंगे भी। यहाँ मैंने दिया और आपसे हम ले भी रहे हैं, तो उससे अच्छा दिया भी है, ले भी रहे हो, ले लो टेस्टेड। घर पे मैं ऐसे यूज़ करूँगा तो मैंने दिया है, लूँगा किससे? वहाँ कोई बिजनेस तो है नहीं, किससे मैं ले ही नहीं रहा। तो पर्सनल किसी भी आइटम का कोई टेस्टेड नहीं मिलता। और अनरजिस्टर्ड डीलर सामान बेशक बेचता हो, उसे कोई टेस्टेड नहीं मिलेगा, ना इनपुट्स का मिलेगा, ना इनपुट सर्विसेज का मिलेगा, ना कैपिटल्स का मिलेगा। रजिस्टर्ड डीलर बिजनेस पर्सन के लिए लेगा, मिलेगा। पर्सनल वाला कंज्यूम करने वाले को किसी टाइप का कोई टेस्टेड नहीं मिलता। ये पूरा चैप्टर है इनपुट टेस्टेड, उसमें से कुछ पार्ट बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब लिखिए क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। Mr. X is a manufacturer. Registered in Delhi. Purchase raw material A, rupees 20 lakh, CGST 10, SGST 10. Then raw material B, rupees 10 lakh, IGST 20%. Plant machinery 30 lakh plus IGST 18%. Life 5 years. Depreciation 20% on SLM. Taken services of production engineer, paid rupees 10 lakh plus CGST 9, SGST 9. Sold entire product. Profit 50% ऑन कॉस्ट। समझो प्रोसेसिंग भी बीच में ही आ गई, ठीक है। यहाँ तक चार्ज सेल पर CGST 12, SGST 12। कंप्यूट वही तीनों आइटम, ITC, आउटपुट टैक्स, नेट टैक्स। सेम क्वेश्चन है, बुक ओपन करना, सेम क्वेश्चन निकाल लेना, एग्जैक्टली सेम है, मिला मिला के कर लेना पहला क्वेश्चन। फिर ऐसे और काफ़ी क्वेश्चन है, वो सब होमवर्क में चले जाएंगे, प्रैक्टिस में। ये यहाँ कर लो, बुक ओपन कर लो, मिला के कर लो।
हाँ जी, क्वेश्चन ठीक है ना? कुछ रहा तो नहीं ना बीच में पार्थ? कुछ रहा तो नहीं? पूरा है ना क्वेश्चन? कहीं बाद में कहते क्वेश्चन ही गलत था, आंसर कहाँ से निकालते अब? प्रोडक्शन इंजीनियर की सर्विसेज का भी टेस्टेड दे देना, इनपुट सर्विसेज का, कैपगुड्स का भी दे देना। कॉस्ट में कैपगुड्स का पूरा अमाउंट नहीं लेना, 20% ही लेना है। वो तो 5 ईयर लाइफ है, तो 5 साल में आएगा थोड़ा थोड़ा करके।
हाँ प्लीज बताइए, करेक्ट और नॉट करेक्ट? आईजीएसटी, ये आईजीएसटी एडजस्ट कर लिया। नहीं, पहले और बाद का मतलब ये नहीं, ऊपर नीचे लिखने से मतलब नहीं होता। मतलब ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आईजीएसटी का बैलेंस बच जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पहले और बाद में लिखने का मतलब नहीं है। इट शुड बी एडजस्टेड फर्स्ट का मतलब ये है कि ऐसा ना हो आईजीएसटी का बैलेंस बच जाए और सीजीएसटी और एसजीएसटी खत्म हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। अब तो बैलेंस किसी का बचा ही नहीं ना, तो बात खत्म होगी। पहले और बाद का मतलब ये नहीं है कि ऊपर ये लिखना है नीचे लिख लो। पॉइंट इज दिस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सीजीएसटी एसजीएसटी का आईटीसी एडजस्ट कर दें और आईजीएसटी का बचा के नीचे कैरी फॉरवर्ड दिखा दें, वो नहीं करना। यहाँ और यहाँ लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मीनिंग है। इट शुड बी एडजस्टेड फर्स्ट मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं हो आप सीजीएसटी का एडजस्ट कर दें, एसजीएसटी का एडजस्ट कर दें, आईजीएसटी का बचा ले, वो नहीं कर सकते। ठीक है, और डाउट बोलो। अब होमवर्क में नोट कर लो कितना काम करना है। रीडिंग नहीं लेनी है, रीडिंग लोगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। इसका आगे तभी समझ में आएगा जो इसका हर क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करके लाएंगे। रजिस्टर में सॉल्व करना पूरा पूरा। पेज नंबर 54 तक सब कुछ आपको करना है, एग्जाम के क्वेश्चन है वो भी करने हैं। 54 यहां तक सारे क्वेश्चंस इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, बीच में एग्जाम के क्वेश्चन भी आ गए। एग्जामिनेशन क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, एवरीथिंग रजिस्टर में लिख लिख के करना है। जो रीडिंग लेगा वो कंफ्यूज रहेगा, पहले बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, बाकी कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास से। नया चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई, नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर आएगा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, ओके, थैंक यू।